वेरियस एंटिटीज चैप्टर खोलो तो ऐसा लगता है ना कि इतना सारा पढ़ना है और सिर्फ 8 मार्क का आने वाला है, कौन पढ़ेगा इसको? क्योंकि आप सोचो कितना पढ़ना है, बाय बैक, अमलगमेशन, डिमर्जर, लिक्विडेशन, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट, और वो फर्म AOPBY। इससे क्या इतना पढ़ना वर्थ इट है? क्या इसको टाइम देना वर्थ इट है? आई टेल यू इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। क्योंकि बेटा एग्जाम में 8 मार्क का आता है और बोनस क्वेश्चन आता है, ईजी क्वेश्चन आता है, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट अगर आपने एक बार पढ़ लिया। और आपने अगर एक बार इस वीडियो से पढ़ लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का आंसर कर पाओगे। क्योंकि आज बेटा हम लोग टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज बहुत बढ़िया से रिवाइज करेंगे, बहुत ही इफेक्टिवली। सर हम कैसे रिवाइज करने वाले हैं सर? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर टॉपिक पढ़ेंगे और तुरंत उसका क्वेश्चन कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, रिवीजन बहुत इफेक्टिव होगा और टॉपिक दिमाग में छप जाएगा एकदम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। एंड बेटा जल्दी से वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, एंड मुझे कमेंट करके बताओ तुमको और कौन सा रिवीजन चाहिए। कल 2 बच्चों ने कमेंट किए कि वेरियस एंटिटीज चाहिए, तो मैंने तुरंत आज बना दिया ये। ठीक है, तो अब भी आज कमेंट करो क्या चाहिए आपको, मैं बनाऊंगा उस पर लेक्चर। ठीक है, एंड बेटा अगर आपको ये वीडियो हमारी रिवीजन सीरीज हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अच्छा इस चैप्टर में बेटा जो भी चीज़ें याद करने की है वो मैं याद भी कराऊंगा तुमको साथ पे इसी वीडियो में। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, यस, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले पढ़ेंगे हम टैक्सेशन इन केस ऑफ बायबैक। सर तो बायबैक में क्या होता है, इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, कंपनी के हाथ में कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं और शेयर होल्डर्स के हाथ में कैपिटल गेन एप्लीकेबल होता है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है सर? बायबैक प्राइस, एंड माइनस करते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इससे क्या आता है बेटा अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है बेटा? डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ बायबैक तक के। ठीक है, डन। अब सर इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी देखते हैं हम लोग। इन द केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, अप टू 3924, बेटा ये अमेंड हो गया है, ये अमेंड हो गया है, मतलब ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल है ओनली अप टू 3924। ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी शैल पे टैक्स एट 23.296%, मतलब 20% प्लस 12% प्लस 4%, 20% प्लस 12% प्लस 4% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। ठीक है, अब सर डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम क्या होती है सर? बाय बैक प्राइस माइनस इशू प्राइस इंक्लूडिंग प्रीमियम। मान लो आपने बाय बैक किया 150 में और आपने इशू जब किया था तो हमने 100 में किया था इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 40 रुपीज़ होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम ऑन 1000 शेयर्स। तो 40,000 रुपीज़, सॉरी 4 लाख रुपीज़ आपका क्या होगा बेटा? आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम होगी। इस पर 23.296% से टैक्स लगने वाला है। अच्छा सर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को भी हम ऑल्सो अमाउंट्स टू बायबैक ऑफ शेयर्स, राइट। एंड बायबैक का टैक्स हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है बेटा विद इन 14 डेज ऑफ बायबैक। अगर आपने 14 डेज में पे नहीं किया तो 15th डे से एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स तक इंटरेस्ट लगता है एट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, अच्छा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 3924। अब सर 11024 से क्या हुआ सर? 11024 से बायबैक टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स एज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F ऑन और आफ्टर 11024। ठीक है, 11024 से बायबैक हम टैक्सेबल करेंगे इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स एज डीम्ड डिविडेंड। ठीक है, तो आप तुरंत उसको पढ़ लेते हैं, ऊपर ही है वो, आया फर्स्ट चैप्टर में। टैक्सेशन इन केस ऑफ बायबैक अमेंडमेंट है, आने के चांसेस बहुत है। In case of domestic companies, when buyback took place on or after 11024, in the hands of company it is exempt now, and in the hands of shareholders it is exempt taxable as deemed dividend under section 222F, deemed dividend under section 222F without any deduction under section 57। कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा हमको। सर 57 डिडक्शन नहीं मिलेगा मतलब बेटा 57 में क्या होता है, IFRS की इनकम में से एक्सपेंस का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, IFRS की इनकम में से एक्सपेंस का डिडक्शन मिलता है, राइट। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बॉट बैक शेयर्स विल जनरेट अ कैपिटल लॉस इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एज दीज एसेट्स हैव बीन एक्सटिंग्विश्ड। देखो क्या होगा, पहले क्या होता था कि जैसे इस केस में कैपिटल गेन एप्लीकेबल था ना, तो हम लोग कॉस्ट को माइनस कर पा रहे थे फॉरेन कंपनी केस में। ठीक है, कैपिटल गेन एप्लीकेबल है तो हम क्या कर रहे हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को, बायबैक प्राइस को हम लोग ले रहे हैं और कॉस्ट को माइनस कर ले रहे हैं। बट अभी लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग बोल रहे हैं हम टैक्सेबल कर रहे हैं एज डीम्ड डिविडेंड, पूरे बायबैक प्राइस को, पूरे बायबैक प्राइस को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टैक्सेबल कर रहे हैं एज डीम्ड डिविडेंड और कोई रिडक्शन नहीं दे रहे उस पर। ठीक है, तो आपका जो कॉस्ट है बॉट बैक शेयर्स का, अब तो शेयर्स बायबैक हो गए तो उसका कॉस्ट हम कहीं से माइनस नहीं कर पाए, तो वो हमारे लिए कैपिटल लॉस बन जाएगा।
in the hands of shareholders as these assets have been extinguished. Therefore, when shareholder has any other capital gain from sale of shares or otherwise, subsequently आगे चल के जब भी उसको कैपिटल गेन होगा ना, तो वो ये लॉस को क्या कर सकता है सर, जो लॉस हुआ अभी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर्स का, ठीक है, उसको वो क्या कर सकता है, वो उसे सेट ऑफ कर सकता है. ही वुड बी एंटाइटल्ड टू क्लेम हिज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ऑल शेयर्स, दैट इज द शेयर्स अर्लियर बॉट बैक प्लस शेयर्स फाइनली सोल्ड. इसका एग्जाम्पल देखो आप, ये ना ऐसे समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल से क्लियर होगा. इधर आओ सर, 100 शेयर्स हमने खरीदे थे 2020 में 40 पर शेयर पे, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो गई सर, 100 इंटू 40 4000. अब सर मैं 20 शेयर्स बॉट बैक कर लिए 2024 में एट 60 पर शेयर, ठीक है, तो सर 20 इंटू 60 1200 की क्या हो गई सर, इनकम टैक्सेबल हो गई एज डीम डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स. और अब सर हमने लिए कितने में थे, हमने 40 पर शेयर में लिए थे, तो 20 शेयर पे 40 पर शेयर के हिसाब से हमको 800 का कैपिटल लॉस हो गया. कैपिटल लॉस ऑन सच बाय बैक, COA ऑफ शेयर्स बॉट बैक, राइट, ठीक है. अब सर 50 शेयर्स हमने सोल्ड की 2025 में एट 70 पर शेयर्स, ठीक है, 50 शेयर सोल्ड की हमने आगे चल के 70 पर शेयर पे, तो 3500 में बेचे हमने 50 शेयर्स. अब इसमें कॉस्ट कितना हुआ 50 शेयर्स का बेटा, 50 इंटू 40 2000 का कॉस्ट हुआ, तो 3500 माइनस 2000 हमारा 1500 का कैपिटल गेन हुआ. अब सर हमको जो बाय बैक पे ये 800 का कैपिटल लॉस हुआ था, हमको जो बाय बैक में 800 का कैपिटल लॉस हुआ था, हम क्या करेंगे उसको ये वाले कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर लेंगे. तो 1500 माइनस 800 करेंगे तो हमारा चार्जेबल कैपिटल गेन आफ्टर सेट ऑफ आएगा बेटा 700 रुपीज़ का, ठीक है, राइट, डन. अब बेटा यहाँ पे क्या दिया बेटा आपने को, इशू प्राइस कैन बी डिफरेंट इन सर्टेन केसेस, अलग अलग केसेस में इशू प्राइस डिफरेंट हो सकता है, ठीक है. बेटा पहले ना जब सिर्फ ये था ना तब ये इतना इंपॉर्टेंट भी था, अभी इतना इंपॉर्टेंट बचा नहीं, ठीक है. तो आप एक बार रीड कर लोगे तो काम हो जाएगा, इसको बहुत महत्व देने से मतलब नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंस देने से, क्योंकि बेटा अल्टीमेटली अगर आया भी बायबैक में से तो ये इस अमेंडमेंट में से पूछेगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं पूछने वाला, ठीक है. तो आप एक बार रीड कर लो, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है. तो नॉर्मल केस में इशू प्राइस इंक्लूडिंग प्रीमियम, अगर बायबैक के पहले अमाउंट रिटर्न कर दिया हमने तो अमाउंट रिसीव बाय कंपनी माइनस रिटर्न अमाउंट. मैं सिर्फ रीड कर दे रहा हूँ एक बार, मैं समझा नहीं रहा हूँ इसको, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है. ESOP और स्वेट इक्विटी शेयर्स में FMV ऑफ शेयर्स और अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम विच एवर इज लोअर. शेयर्स इशूड बाय अमलगमेटेड कंपनी इन अमलगमेशन, तो अमाउंट रिसीव बाय अमलगमेटिंग कंपनी, और शेयर्स इशूड बाय रिजल्टिंग कंपनी इन डिमर्जर, अमाउंट रिसीव बाय डिमर्ज्ड कंपनी इनटू नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट्स ट्रांसफर्ड इन डिमर्जर अपॉन नेट वर्थ ऑफ डिमर्ज्ड कंपनी, ठीक है, डन है बेटा. चलो अब हम लिक्विडेशन के बारे में पढ़ेंगे, टैक्सेशन इन केस ऑफ लिक्विडेशन. बट उससे पहले एक काम करें सर, हमने बायबैक का हमने ये तो पढ़ लिया क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, ये वाला क्वेश्चन तो पढ़ लिया अमेंडमेंट का, पर बायबैक का इसका क्वेश्चन कर लें फट से. चलो लेट्स डू सम क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, ये पुराना अमेंडमेंट के पहले वाला है बेटा ये, पर पढ़ लो एक बार. XYZ लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी है, उन्हें अपने ओन शेयर्स परचेस किए 4 जुलाई 24 को, ठीक है, और बायबैक प्राइस क्या था बेटा 21 लाख का, ठीक है. सर इशू प्राइस क्या था इंक्लूडिंग प्रीमियम 13 लाख रुपीज़. तो क्या होगा सर, बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस 21 लाख माइनस 13 लाख कितना होता है बेटा 8 लाख. ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम. इस पे 20 प्लस 12 प्लस 4%, 20 प्लस 12 प्लस 4% दैट इज 23.296% पे टैक्स लगने वाला है, ठीक है. तो वो आएगा बेटा 186,368, राइट. अब ना ये हमारा 4 जुलाई को हमारा क्या हो गया बेटा, हमारा ये बायबैक हो गया. पर कंपनी ने ना गवर्नमेंट को टैक्स पे किया 29 सितंबर 24 को. कब, 29 सितंबर 24 को. तो सर इनको तो 14 डेज के अंदर पे करना चाहिए था, मतलब 18 जुलाई तक पे कर देना चाहिए था, बट ये पे कब कर रहे हैं सर 29 सितंबर को. तो इनको 1% पर मंथ इंटरेस्ट लगता है, 1% पर मंथ और पार्ट, ठीक है. तो सर 18 जुलाई को इन्हें पे नहीं किया तो जुलाई का इंटरेस्ट लग गया, अगस्त का लग गया, पे कब किया इन्हें सितंबर में, तो सितंबर का भी इंटरेस्ट लग जाएगा, 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा. तो इस पे 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 1% से. अब बेटा एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम लोग टैक्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो जो भी टैक्स होता है ना हमारा, उसको हम लोअर 100 में राउंड ऑफ करते हैं. किसमें बेटा, लोअर 100 में राउंड ऑफ करते हैं. फिर से बोल रहा हूँ, जब भी हम टैक्स का इंटरेस्ट निकालते हैं कभी भी इनकम टैक्स में, तो हम ना ये फ्रैक्शन इग्नोर करते हैं और लोअर 100 में राउंड ऑफ करते हैं इंटरेस्ट निकालते समय. ये कौन बोलता है, रूल 119A बोलता है. कौन बोलता है बेटा, रूल 119A, ठीक है. चलो
अब बात करेंगे बेटा अपन लिक्विडेशन की। तो लिक्विडेशन की बात करते हैं अपन। सर कंपनी के हाथ में क्या होता है सर, एज पर सेक्शन 46(1) डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनी, इसको हम ट्रांसफर नहीं मानते, इस पे कैपिटल गेन नहीं लगता, राइट। बट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय कंपनी को हम बोलते हैं डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनी को हम क्या बोलते हैं सर, कैपिटल गेन एप्लीकेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, जैसे हमको पैसा मिला ना, तो हम पैसे को पहले देखते हैं कि कंपनी के हाथ में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हैं। कंपनी के हाथ में क्या है, कंपनी के हाथ में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हैं, ठीक है, उतना हम क्या बोल देंगे, उतना हमारे हाथ में 222C में डीम डिविडेंड है, ठीक है। और अब वो डीम डिविडेंड का अमाउंट माइनस करने के बाद जो पैसा बचा उसको हम क्या बोलते हैं, सर ये हमारे हाथ में क्या मिला है हमको, मतलब कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा, तो उसको हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानते हैं। एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल से क्लियर होगा ये चीज। इधर आओ, मान लो कि राहुल है, ठीक है, एक मिनट रुको, राहुल को भूल जाओ, ठीक है, किसी और का एग्जांपल है, मैं वही बोला। देखो, अब कंपनी है, मान लो कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितना है सर, 10 लाख का, और असेट है 20 लाख के, ठीक है। अब मैं यश हूँ, मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास 20% शेयर्स है कंपनी के, तो मुझे इसमें से कितना कितना मिला, मुझे एसेट्स मिले 20 लाख के 4 लाख, और 10 लाख का 20% 2 लाख का प्रॉफिट मिला, तो टोटल मुझे 6 लाख रुपीज़ मिले सर, ठीक है, कंपनी 6 लाख मिले। अब ये जो 2 लाख मिले सर, इसको मैं क्या मान लूंगा सर, मैं क्या मान लूंगा, इसको डीम डिविडेंड मान लूंगा। क्या मान लूंगा बेटा, इसको मैं डीम डिविडेंड मान लूंगा, ठीक है। अच्छा, बचा जो 4 लाख वो क्या बोलूंगा मैं, ये है मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसमें से मैं कॉस्ट माइनस करूंगा किस चीज़ का, जो मैंने शेयर्स बाय किए उस चीज़ का, और अपना कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है। वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखी है। तो क्या होता है कि इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय कंपनी को हम क्या बोलते हैं, डीम डिविडेंड, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनी में क्या लगता है बेटा, कैपिटल गेन लगता है, राइट। अब सर कैसे करते हैं कैपिटल गेन कंप्यूट, तो मनी रिसीव्ड प्लस एफएमवी ऑफ एसेट रिसीव्ड ऑन दैट डेट, दोनों को ऐड करते हैं, माइनस करते हैं अमाउंट टैक्सेबल एज डीम डिविडेंड, ठीक है। तो अपना बनता है बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स माइनस करते हैं, तो अपना आता है बेटा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट। सब पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होती है सर, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ लिक्विडेशन तक ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी। एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स क्या होता है सर, एफएमवी ऑफ एसेट्स ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन। मान लो हमको जो एसेट मिले, जो शेयर होल्डर्स को एसेट मिले, इनको आगे चल के बेचना है, तो उनके लिए कॉस्ट क्या होगी, जो एफएमवी था इस दिन का, ठीक है, वो हमारे लिए कॉस्ट होगी। दिस इज फॉर सेल आफ्टरवर्ड्स, दैट इज आफ्टर लिक्विडेशन, राइट। चलो अब बेटा यहाँ पे लिक्विडेशन हुआ, क्वेश्चन कर लें इसका। चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसका क्वेश्चन ना कैपिटल गेन में दिया हुआ है, ये वेरियस एंटिटीज में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो एरेज ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 1/6/24। द कंपनी possessed ऑफ द फॉलोइंग फंड्स प्रायर टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट टू द शेयर होल्डर्स। शेयर कैपिटल क्या है बेटा, 5 लाख का, रिजर्व्स प्रायर टू 1/6/2024 3 लाख के, और एक्सेस रियलाइजेशन इन द कोर्स ऑफ लिक्विडेशन 5 लाख रुपीज़ का, 13 लाख के टोटल इनके पास सब चीज़ें मिला के हैं एसेट्स। देर आर 5 शेयर होल्डर्स ईच ऑफ whom रिसीव 2.6 लाख। 13 लाख डिवाइड बाय 5 कितना होगा बेटा, 2.6 लाख। सबको कितना मिला है बेटा, 2.6 लाख मिला है ना। तो अब मुझे बताना है कि सर इसमें डीम डिविडेंड कितना होगा और कैपिटल गेन कितना होगा। तो आप देखो कि सर ये 3 लाख जो है सर रिजर्व दिख रहे हैं, ये सर क्या है, इसको हम डीम डिविडेंड मानेंगे। तो 3 लाख में से डिवाइड बाय 5 करेंगे, 5 शेयर होल्डर्स है तो पर शेयर होल्डर को 60,000 मिला होगा, पर शेयर होल्डर को 60,000 मिला होगा। तो ये क्या होगा सर, हमारे हाथ में डीम डिविडेंड, ये हर एक शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा बेटा, डीम डिविडेंड। अब सर 2.6 लाख सबको मिला है, उसमें 60,000 डीम डिविडेंड है, तो हमने माइनस कर दिया, बचा कितना, 2 लाख। तो 2 लाख को क्या बोलेंगे हम लोग, 2 लाख को बोलेंगे हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब सर हमने शेयर्स लिए कितने के थे, तो देखो शेयर कैपिटल कितनी बेटा, 5 लाख की है, मतलब हमने डिवाइड बाय 5 करो, हमने 1 लाख का लिया होगा शेयर कैपिटल, शेयर्स लिए होंगे 1 लाख के, ठीक है। तो इसको हम कॉस्ट मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख, तो 2 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे, तो बचेंगे सर 1 लाख। ये हमारा क्या आएगा बेटा, कैपिटल गेन आएगा। क्या आएगा बेटा, कैपिटल गेन, राइट। डन है बेटा, डन है, ठीक है। अच्छा इसमें ना ये क्वेश्चन में क्या हुआ है, इसमें एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो हम पता नहीं कर पाए, मतलब उसमें हमको इंडेक्सेशन वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल नहीं पाए इंडेक्सेशन अप्लाई करके, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ना
कि ये लोग जो शेयर होल्डर्स है इनको इन्वेस्ट करना है 54 ईसी में एग्जम्पशन लेने के लिए। तो इसका आंसर क्या है कि 54 ईसी में इन लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते सर? क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते? क्योंकि बेटा एग्जम्पशन अंडर 54 ईसी अवेलेबल होता है जब एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट होता है एंड नॉट इन केस ऑफ डीम्ड कैपिटल गेन। ठीक है, ये जो है सर ये डीम्ड कैपिटल गेन है। हम अगर एक्चुअल अपने एसेट्स बेचेंगे, ठीक है, तो उसमें होता है। और दूसरी बात 54 ईसी में हमको एग्जम्पशन कब मिलता है? जब हम लैंड एंड बिल्डिंग बेचें तब मिलता है। ठीक है, ओके, तो ये बात है। ये पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, डन। ओके बेटा, अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या? टैक्सेशन इन केस ऑफ अमलगमेशन। अब बेटा अमलगमेशन और डिमर्जर का टैक्सेशन जो है ना, इसमें सिर्फ क्या हुआ है आप समझना, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि अमलगमेशन की आप ये कंडीशन फॉलो कर लोगे और डिमर्जर की आप ये कंडीशन फॉलो कर लोगे तो आपको ना कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बेसिक बात ये है। तो आ जाओ अमलगमेशन की बात करते हैं। अमलगमेशन, मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनीज इन अ वे दैट ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ amalgamating company becomes assets and liabilities of amalgamated company, and shareholders holding minimum 75% value of shares of amalgamating company becomes shareholders of amalgamated company। ठीक है, ये दोनों कंडीशन है। अगर ऐसा हुआ तो टैक्सेशन कैसा होगा सर? शेयर होल्डर्स के हाथ में कोई भी कैपिटल गेन नहीं होगा, शेयर होल्डर्स के हाथ में कोई भी कैपिटल गेन नहीं होगा। कंपनी के हाथ में सर, अमलगमेटिंग कंपनी के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं होगा ऑन ट्रांसफर, एंड अमलगमेटेड कंपनी के हाथ में जो उनको शेयर मिले हैं, ठीक है, जो उनको एसेट्स मिले, एसेट्स, तो उनका कॉस्ट क्या रहेगा? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। ठीक है, और पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी? जो प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग थी वो प्लस करेंट ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है, ये होगा। और सर शेयर होल्डर्स के हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी, जो नए शेयर्स मिले उनको अमलगमेटेड कंपनी के, उसकी कॉस्ट क्या रहेगी? कॉस्ट ऑफ शेयर्स इन अमलगमेटिंग कंपनी। एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या रहेगा? पीरियड ऑफ शेयर्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी प्लस अमलगमेटेड कंपनी। खत्म, सिंपल बात है एकदम, कुछ बात ही नहीं है इसमें। टैक्सेशन इन केस ऑफ डिमर्जर की बात करते हैं। डिमर्जर में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग यूनिट बाय अ डिमर्ज्ड कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी। हम अंडरटेकिंग यूनिट का ट्रांसफर कर रहे हैं सर बाय डिमर्ज्ड कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी। कंडीशन क्या है सर? ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ डिमर्ज्ड यूनिट बिकम्स असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है, डिमर्ज्ड यूनिट के असेट्स एंड लायबिलिटीज क्या बन रहे हैं सर? असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है सर, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू। सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है बुक वैल्यू पे। ठीक है, नोट, बुक वैल्यू कंडीशन नॉट एप्लीकेबल इफ वैल्यू इज चेंज ड्यू टू इंड एस। ठीक है, ये बुक वैल्यू कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी अगर वैल्यू इंड एस के कारण चेंज हुई है तो। रिजल्टिंग कंपनी इशूज इट्स शेयर्स टू शेयर होल्डर्स ऑफ डिमर्ज्ड कंपनी ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। ठीक है, जो रिजल्टिंग कंपनी है इशू कर रहा है शेयर्स टू शेयर होल्डर्स ऑफ डिमर्ज्ड कंपनी ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। अच्छा सर, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग यूनिट इज ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस एंड द शेयर होल्डर्स होल्डिंग मिनिमम 75% वैल्यू ऑफ शेयर्स इन द डिमर्ज्ड कंपनी बिकम्स शेयर होल्डर्स ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि सर जो भी शेयर होल्डर्स होल्ड कर रहे हैं 75% वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ डिमर्ज्ड कंपनी, पुरानी कंपनी से नई कंपनी में शेयर होल्डर्स बनने वाले हैं रिजल्टिंग कंपनी में। ठीक है, ओके। अच्छा, टैक्सेबिलिटी की बात करेंगे तो मैंने क्या बताया था बेटा आपको? इसमें वही बताया गया है पूरे अमलगमेशन डिमर्जर में कि आप क्या करोगे तो आपके कोई भी ट्रांसफर पे टैक्स नहीं लगेगा, ना अमलगमेशन में ना डिमर्जर में। तो पहले कंपनी के बारे में बात करते हैं। इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, जो रिजल्टिंग कंपनी होगी उनके हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स क्या होगा सर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू प्रीवियस ओनर, जो प्रीवियस ओनर के हाथ में था। और डिमर्ज्ड कंपनी के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं होगा ट्रांसफर पे। ठीक है, अच्छा सर शेयर होल्डर्स के हाथ में, अब सर इन लोग को ना देखना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन रिजल्टिंग कंपनी, कि रिजल्टिंग कंपनी के हाथ में जो शेयर्स आ रहे हैं उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है। तो आ जाओ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हेल्ड इन डिमर्ज्ड कंपनी into net book value of assets transferred in demerger upon net worth of demerged company before demerger। ये ना पढ़ के पहले बार में समझ में नहीं आता। अभी एग्जांपल देखो, मान लो मैंने डिमर्ज्ड कंपनी में 1 लाख के शेयर्स लिए थे, ठीक है, और डिमर्ज्ड कंपनी की नेटवर्थ कितनी थी सर? 200 लाख थी। अब डिमर्ज्ड कंपनी के जो एसेट्स है 120 लाख ट्रांसफर हो गए डिमर्जर में। फिर से बोल रहा हूँ, मैंने 1 लाख के शेयर लिए थे, उस टाइम पे डिमर्ज्ड कंपनी की नेटवर्थ कितनी थी? 200 लाख। कितनी थी बेटा? 200 लाख।
और मैंने क्या किया, मतलब डिमर्जर में क्या हुआ कि 120 लाख के असेट ट्रांसफर हो गए, तो मेरे शेयर्स कितने जाएंगे वहाँ पे, 1 लाख इंटू 120/200, इतने शेयर्स मेरे कहाँ जाएंगे बेटा, वहाँ पे रिजल्टिंग कंपनी के जो शेयर्स रहेंगे उसकी मेरी कॉस्ट ये रहेगी, जितना असेट गया वहाँ पे। ठीक है, ओके। पीजीयूपी लॉसेस एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रांसफर्ड अंडरटेकिंग कैन बी सेट ऑफ बाय रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है, चलो। तो अमलगमेशन डिमर्जर तो बेटा एकदम देखने वाली चीज़ है। ठीक है, मतलब ऐसे सिर्फ पढ़ना है एक बार का। अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की। सर पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या होता है सर, एक बार सोचो कि सर इनका मेन धंधा क्या है। इनका मेन धंधा है लोगों से पैसे लेना, डोनेशन। पर इसको इन लोग क्या बोलते हैं पता है, ये धंधा है, ये इनकी बिजनेस की इनकम है, पर इसको इन लोग बोलते पता है आईएफओएस की इनकम। बड़े बेकार लोग हैं। ठीक है, तो टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं सर। अब आप सोचो पॉलिटिकल पार्टी कभी टैक्स भरेगी क्या, नहीं। तो इनने क्या किया, इनने अपनी 3 इनकम एग्जाम करा ली। कौन सी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इंक्लूडिंग डोनेशन। अच्छा, इनकी डोनेशन इनकम कहाँ पे आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अच्छा, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी नॉट पॉसिबल, और इनकम फ्रॉम पीजीबीपी फुल टैक्सेबल। असली धंधा तो आपने आईएफएस बना दिया डोनेशन लेने का, उसको उसको आप आईएफएस बोल रहे हो और उसको आपने एग्जाम कर दिया। अब बिजनेस कहाँ ही करता है पॉलिटिकल पार्टी कुछ। ठीक है, ये टैक्सेबल करके भी क्या कर दिया इन लोग ने, कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब टैक्स नहीं ले पाएंगे हम पॉलिटिकल पार्टी से। अच्छा, देर आर सर्टेन कंडीशंस फॉर एग्जाम्शन। सर कंडीशंस क्या एग्जाम्शन की बता दो एक बार, सुन लो ध्यान से, इजी है। पॉलिटिकल पार्टी मस्ट मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड गेट इट ऑडिटेड। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, ऑडिट करवाओ। For every donation received about 20,000 rupees, party must maintain record of name and address of the donor। ठीक है, 20,000 के ऊपर हम क्या करेंगे सर, पार्टी को मेंटेन करना पड़ेगा जिसने डोनेट किया उसका नाम और एड्रेस। अच्छा, जो भी डोनेशन मिला 2,000 से ऊपर, इट मस्ट बी टेकन बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डीडी, एनी मोड ऑफ ईसीएस एटसेट्रा। अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डीडी और एनी मोड ऑफ ईसीएस एटसेट्रा। ठीक है, 2000 से ऊपर, 2000 से ऊपर। एंड फॉर क्लेमिंग एग्जाम्शन पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू फाइल रिटर्न बिफोर ड्यू डेट ऑफ 139(1). 139(1) की ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, डिडक्शन विल बी अवेलेबल टू डोनर अगेंस्ट अबाउट डोनेशन। जो भी डोनर डोनेट करेगा ना उसको डिडक्शन मिलता है सर। 80 जीजीबी में मिलता है कंपनी को और 80 जीसी में मिलता है बेटा अदर्स को। नोट, नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन मेड इन कैश। अगर हमने डोनेशन कैश में दिया तो उसमें हमको अवेलेबल नहीं रहेगा डिडक्शन। नोट, देर आर 2 alternate views while solving question, प्लीज रेफर क्वेश्चन। अब रेफर करने बोल रहा है तो कर लेते हैं ना, कर लेते हैं एक बार, चलो आ जाओ। क्वेश्चन देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ द फॉर द ईयर एंडेड 31 March 25 डिस्क्लोजेस द फॉलोइंग रिसीट्स। रेंट ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट टू डिपार्टमेंटल स्टोर इन चेन्नई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी exempt, interest on deposit other than banks, IFOS exempt, contribution of 21,000 each from 100% who have secreted their names। बेटा 20,000 के ऊपर अगर आपको डोनेशन मिल रहा है तो आपको नाम और एड्रेस मेंटेन करना पड़ता है, आपने नहीं किया तो सर ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रॉम 10% बाय वे ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ऑफ 25,000 ईच, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कैश कॉन्ट्रीब्यूशन एट 2100 फ्रॉम ईच 1000 मेंबर्स, ईच फ्रॉम 1000 मेंबर्स। देखो कैश कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे हम तो कैश कॉन्ट्रीब्यूशन में एक बात ध्यान रखना कि 2000 से ऊपर नहीं ले सकते हम लोग। तो हमने लिया है 2100, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा 2100 इंटू 1000। ठीक है, तो ये 21 लाख प्लस ये 21 लाख, ये दोनों टैक्सेबल रहेगा। और सर नेट प्रॉफिट ऑफ अ कैफेटेरिया रन इन प्रोमाइसेस ऑफ दिल्ली 3 लाख रुपीज़, ये तो बिजनेस इनकम है, टैक्सेबल होनी चाहिए। तो 21 + 3 आ जाओ, 21 + 3। अब ये एक ऑल्टरनेटिव है जिसमें क्या बोलता है कि जो फॉलो किया है उसको एग्जाम कर दो, जहाँ पे वॉयलेशन है वो टैक्सेबल कर दो। ठीक है, दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या बोलता है पता है क्या, कि सर अगर पॉलिटिकल पार्टी ने वॉयलेशन किया ना एक भी कंडीशन का, अगर पॉलिटिकल पार्टी ने एक भी कंडीशन का वॉयलेशन किया ना तो इनकी पूरी इनकम एग्जाम टैक्सेबल हो जाएगी, इनकी पूरी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। अगर पॉलिटिकल पार्टी ने एक भी वॉयलेशन किया तो इनकी पूरी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, जो यहाँ पे किया है इन लोगों ने। बस इसमें एक बार ध्यान रखना कि जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 6 लाख, उसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है इनने, वो मत भूलना। ठीक है, डन, डन बेटा, यस।
चलो, अब पॉलिटिकल पार्टी हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट की। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है सर? एनी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव बाय इलेक्टोरल ट्रस्ट शैल बी एग्जाम्ड इफ टू कंडीशन सेटिस्फाइड। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपका वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जाम्ड रहेगा। पहला, 95% और मोर एग्रीगेटेड डोनेशन अलॉन्ग विद ब्रॉड फॉरवर्ड सरप्लस इज गिवन टू पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, 95% और मोर एग्रीगेट डोनेशन विद ब्रॉड फॉरवर्ड सरप्लस इज गिवन टू पॉलिटिकल पार्टी। एंड दूसरा, फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। नोट्स की बात करते हैं। 80 जीजीबी एंड जीजीसी सेम एज पॉलिटिकल पार्टी, इसमें सेम है सर। ठीक है, ओनली डोनेशन इनकम एग्जाम्प्ट, अदर इनकम टैक्सेबल। इट शुड नॉट रिसीव मनी फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनी, अदर इलेक्टोरल ट्रस्ट एंड फॉरेन सोर्स। भाई गवर्नमेंट कंपनी से, दूसरे इलेक्टोरल ट्रस्ट या फॉरेन सोर्स से पैसा नहीं मिलना चाहिए आपको। आपको डोनेशन कैश में नहीं मिलना चाहिए। एंड इट कैन स्पेंड अप टू 5% ऑफ टोटल डोनेशन, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर मैनेजिंग इट्स अफेयर्स विद एन एग्रीगेट लिमिट ऑफ 5 लाख फॉर फर्स्ट ईयर एंड 3 लाख फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स। ठीक है, अब बड़ा इसका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इलेक्टोरल ट्रस्ट का, जो MTP May 24 में आया था और जो November 24 एग्जाम में आया था। अब ना वो क्वेश्चन अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बट जैसे क्वेश्चन मैराथन होगा उसमें कराऊंगा मैं, और कोई और लेक्चर जो होगा ना अच्छा सा उसमें कराऊंगा। अभी उसको करके मतलब नहीं, क्योंकि आएगा नहीं फिर से पेपर में और थोड़ा अलग है, वो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको अभी डिस्कस करने के लिए, तो उसे रिदम खराब नहीं करते। इसका एक क्वेश्चन इलेक्टोरल ट्रस्ट का MTP 1 May 24 का, जो आपके एग्जाम में आ गया। ठीक है, अगर आपको रेफर करना है तो मैंने ना लास्ट डे मैराथन में भी कराया था और क्वेश्चन मैराथन में भी कराया था। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैं वो वीडियो की लिंक प्लस टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, वहाँ जाके रेफर कर लेना। मुझे अभी इस रिवीजन की रिदम नहीं तोड़ना है, क्योंकि अब वो क्वेश्चन शायद आएगा नहीं इस एग्ज़ाम में, है ना, और रिदम टूट जाएगी। तो मैं ना इसी मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक दूंगा, प्लस उसका मैं आपको टाइम स्टैम्प लिख के दूंगा, वहाँ पर जाके देख लेना पक्का। ठीक है, देख लोगे? हाँ सर देख लेंगे। ठीक है सर, अब बात करते हैं बिजनेस ट्रस्ट की। सर बिजनेस ट्रस्ट मतलब क्या होता है? बिजनेस ट्रस्ट मतलब होता है बेटा रीट और इन्वेट। रीट मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्वेट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब होता क्या है इसमें कि सर जैसे मान लीजिए मेरे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है आज, मेरे को आपको, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रीट में इन्वेस्ट करते हैं, रीट में या इन्वेट में, और हमारे बिहाफ पे रीट या इन्वेट क्या करता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है और वहाँ से हमको पैसे कमा के देता है। ठीक है, अब ये ना बहुत ईजी है समझने में, इसको हम समझेंगे अच्छे से। देखो, बिजनेस ट्रस्ट जो होता है रीट इन्वेट, ठीक है, ये एक मैं अच्छा, ये पूरे जो बिजनेस ट्रस्ट चैप्टर है ना, इसमें 3 एंटिटीज है। कौन कौन? एक तो यूनिट होल्डर्स, एक तो बिजनेस ट्रस्ट जो होता है रीट इन्वेट, और एक होता है SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, ये 3 एंटिटी होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ओके। तो सर सुनो, क्या होता है कि बिजनेस ट्रस्ट में यूनिट होल्डर इन्वेस्ट करते हैं, और बिजनेस ट्रस्ट क्या करता है, इन्वेस्ट करता है थ्रू इक्विटी और डेट इन SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल। एक इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करता है। सर ये स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब क्या होता है सर? देखो, स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब ये कंपनी बनाई ही उस चीज़ के लिए गई है, स्पेशल पर्पस के लिए, ये स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई है ये कंपनी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, तो इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। अब ये SPV जो इंडियन कंपनी है, ये हमको क्या देती है सर, ये हमको देती है इंटरेस्ट और डिविडेंड। ये कंपनी जो होती है हमको क्या देती है बेटा, इंटरेस्ट और डिविडेंड। ठीक है, किसको, बिजनेस ट्रस्ट को। अब बिजनेस ट्रस्ट ने क्या किया, एसपीवी से मेरा हाथ दिख नहीं रहा तुमको, SPV से इंटरेस्ट और डिविडेंड लिया और दे दिया यूनिट होल्डर्स को। खुद कुछ रखा क्या? नहीं, बिजनेस ट्रस्ट ने लिया SPV से इंटरेस्ट और डिविडेंड और ये दे दिया शेयर होल्डर, यूनिट होल्डर्स को। खुद कुछ रखा? नहीं। तो ना जब ये SPV से इंटरेस्ट और डिविडेंड आता है बिजनेस ट्रस्ट को, तो बिजनेस ट्रस्ट ने खुद कुछ रखा क्या? नहीं। तो उसको क्या मिल जाता है, उसको मिल जाता है पास थ्रू स्टेटस। क्या मिलता है बेटा, पास थ्रू स्टेटस। और बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में ये इंटरेस्ट और डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होता। ठीक है, इसने पास कर दिया किसको, यूनिट होल्डर्स को। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली टैक्सेबल किसके हाथ में होगा बेटा, यूनिट होल्डर्स के हाथ में। क्योंकि आप सोचो, बिजनेस ट्रस्ट ने SPV से लिया और यूनिट होल्डर्स को दे दिया, SPV से लिया और यूनिट होल्डर्स को दे दिया। ठीक है, ये बात समझिए आपको। दूसरा, वैसे ही सर रीट के ना कुछ खुद के रियल एस्टेट एसेट्स होते हैं, रियल एस्टेट एसेट्स ओन बाय रीट, रियल एस्टेट एसेट्स ओन बाय रीट, वहाँ से रेंटल इनकम आती है। वहाँ से क्या आती है बेटा, रेंटल इनकम आती है। तो रियल एस्टेट एसेट्स ओन बाय रीट से आएगी बेटा रेंटल इनकम।
रीट के हाथ में, और रीट क्या करेगा, रीट रेंट आया और दे दिया यूनिट होल्डर्स को, रेंट आया और इन्हें दे दिया किसको बेटा, यूनिट होल्डर्स को। तो ये रेंट के लिए भी क्या मिल जाएगा इसको, पास थ्रू स्टेटस। तो ये टैक्सेबल किसके हाथ में होगी सर, यूनिट होल्डर्स के हाथ में। ठीक है, अब फिलहाल के लिए बेटा ये स्पेसिफाइड सम जो है ना अमेंडमेंट, इसको भूल जाओ, ये पिछले बार का अमेंडमेंट है, इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए। मैं आपको ऐसा बोलता हूँ, यूनिट होल्डर्स के हाथ में सिर्फ 3 इनकम टैक्सेबल होती है, कौन सी, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रीट। याद करो मेरे साथ, मैं इसको याद कराऊंगा आपको, जो अमेंडमेंट था लास्ट ईयर का वो कराऊंगा, पहले मेरे साथ ये याद करो। क्या, यूनिट होल्डर के हाथ में सिर्फ 3 इनकम टैक्सेबल होती है, कौन सी, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रीट। यूनिट होल्डर के हाथ में सिर्फ 3 इनकम टैक्सेबल होती है, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रीट। कौन सी बेटा, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रीट। और ये तीनों इनकम बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्या होती है बेटा, एग्जेम्प्ट होती है। क्यों, क्योंकि उनको क्या मिलता है उसके लिए, पास थ्रू स्टेटस। क्या मिलता है बेटा, पास थ्रू स्टेटस। आया, दे दिया, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रीट, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रीट। ठीक है, इसलिए क्या मिलता है बेटा उनको, पास थ्रू स्टेटस मिलता है। ठीक है, तो ओनली 3 इनकम आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी एंड रेंट फ्रॉम रीट। ठीक है, सारी अदर इनकम एग्जेम्प्ट होती है यूनिट होल्डर्स के हाथ में। ठीक है, अच्छा सर, ऑल अदर इनकम आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। बाकी सारी इनकम ना बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल होगी, क्योंकि इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रीट ये तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि क्या मिल गया उसके लिए उनको, पास थ्रू स्टेटस। क्या मिल गया, पास थ्रू स्टेटस। ठीक है, उनने पास कर दिया। ठीक है ना, इधर से ऐसा आया, ऐसे ऐसा पास कर दिया, उन्होंने खुद रखा कुछ क्या, नहीं। ठीक है, ओके, डन है बेटा। हाँ, तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रीट क्या रहेगा बेटा, एग्जेम्प्ट रहेगा, और वो पास कर देंगे किसको, यूनिट होल्डर्स को। दैट्स इट, क्लियर है। ठीक है, अब बेटा हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग क्या करते हैं, एक टैक्सेबिलिटी पढ़ते हैं, टैक्सेबिलिटी। ठीक है, टैक्सेबिलिटी क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये पूरा हम पढ़ेंगे, रेट्स पढ़ते हैं। अब बिजनेस ट्रस्ट के पूरे रेट्स हम यहाँ पे याद करेंगे, से याद हो जाएंगे, एकदम ईजी है, एकदम ईजी है, बहुत ही चिल्लर, एकदम मक्खन। ठीक है, अब याद कराता हूँ 5-10 मिनट, 5 मिनट के अंदर याद कराता हूँ। ठीक है, इसके अलावा ना इलेक्ट्रोल ट्रस्ट का एक पॉइंट लिखा हुआ बेटा यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रोल ट्रस्ट का पॉइंट वो मैं आपको आखिरी में बता दूंगा एक बार, अगर याद रहा तो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं टैक्सेबिलिटी की। ठीक है, बेटा याद करने से पहले एक बात सुनना, कि जो स्पेसिफाइड सम है ना, ये हम एकदम आखिरी में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम क्या समझ रहे हैं, कि सिर्फ 3 इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, सिर्फ इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट फ्रॉम रीट, सिर्फ इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम अभी। ठीक है, ये स्पेसिफाइड सम को छोड़ दे रहे हैं फिलहाल के लिए। सो छोड़ दो के पढ़ाओगे नहीं क्या, अरे नहीं रे बेटा, थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए। ठीक है, अब देखो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में, देखो इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रीट तो क्या है, एग्जेम्प्ट है, इसलिए क्या मिलता है हमको, पास टू स्टेटस मिलता है। अदर इनकम जो है, अदर इनकम वो क्या है बेटा, अदर इनकम टैक्सेबल होती है। अब अदर इनकम पूरी टैक्सेबल होती है बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में। तो देखो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 टैक्सेबल है, 23/7/24 के पहले, मतलब ताई के तूफान के पहले 20% में, एंड ऑन और आफ्टर 23/7/24 12.5%। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 है, 15% पहले था, अभी 20%। ठीक है, ऑल अदर इनकम MMR पर टैक्सेबल होता है, किस पे बेटा, MMR मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मतलब सर यहाँ पे 112A नहीं लगता क्या, नहीं, 112 एप्लीकेबल नहीं है इनको। ठीक है, तो MMR पर टैक्सेबल होता है बेटा पूरा। अब सर MMR क्या होगा, अगर बिजनेस ट्रस्ट ने ऑप्ट किया ओल्ड स्कीम तो 30+37+4, अगर न्यू स्कीम ऑप्ट किया तो 30+25+4। डन। ठीक है, तो इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट क्या होगा सर, सिर्फ 3 इनकम है, 3 याद करना है, 112, 111A और ऑल अदर इनकम। ठीक है, 112 कितना बेटा, 20 और 12.5, 111A कितना, 15-20 और ऑल अदर इनकम MMR। ठीक है, 30+37+4 या फिर 30+25+4, सिंपल। तो ये तो याद हो गया बिजनेस ट्रस्ट का। अब याद करते हैं यूनिट होल्डर्स के बारे में, अब याद करते हैं यूनिट होल्डर्स के बारे में। तो ध्यान से सुनना, देखो पहले बात करते हैं इंटरेस्ट की, पहले बात करते हैं इंटरेस्ट की। ठीक है, तो देखो हमने क्या बोले, हमने एनआर इंटरेस्ट में अब 2 चीज़ें हैं, NRFC को कितना लगेगा, अदर्स को कितना लगेगा, अदर्स मतलब हम लोग। ठीक है, तो सर NRFC को हमने बोले, उनको बेवकूफ़ बना के बुलाया हमने, उनको बोले तुम इंडिया में आओ, तुम इंडिया में आओ, तुमको हम इंटरेस्ट बहुत कम लगाएंगे, तुम इंडिया में आओ, तुमको इंटरेस्ट हम बहुत ही कम लगाएंगे, कितना,
सिर्फ 5% बिजनेस ट्रस्ट में। हम पे ट्रस्ट करो, हम पे ट्रस्ट करो, तुमको बिजनेस ट्रस्ट से जो इंटरेस्ट देंगे उस पर सिर्फ 5% टैक्स लगाएंगे, तो खुश हो गए वो और आ गए इंडिया। सर हमारे लिए ऐसा कुछ है क्या रेसिडेंट के लिए? नहीं, हमारे नॉर्मल टैक्स रेट्स, नॉर्मल टैक्स रेट जिस जिस रेट में हमारी इनकम टैक्सेबल होती है वही रेट है हमारे हाथ में। चलो ठीक है, अब डिविडेंड की बात करते हैं। तो अब हमने एनआर को बोले कि इंटरेस्ट में तो सिर्फ 5% टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट में सिर्फ 5% टैक्स लगेगा, तो आ जाओ। तो उन लोगों ने बोले डिविडेंड में भी आप 5% टैक्स लगा दो। हम बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। इंटरेस्ट में 5% पर डिविडेंड में 5 × 2 10%। डिविडेंड में बेटा कितना 10% लगाएंगे एनआरएफसी को। भाई देखो इंटरेस्ट में 5% लगा दिया हमने तुमको, पर क्या सब सब जगह 5% नहीं लगा सकते भाई, सब जगह 5% नहीं लगा सकते। डिविडेंड में 10% लगाएंगे। और हमारे लिए सर, हम तो रेसिडेंट लोग हैं, हमारे नॉर्मल टैक्स रेट्स, ठीक है। बात करते हैं रेंट की। रेंट में कभी तुमने सुना है कि किसी के हाथ में किसी कितने परसेंट में टैक्सेबल है? इंटरेस्ट और डिविडेंड तो सुनते हैं हम, पर रेंट कभी ऐसे सुना है क्या कि किसी के हाथ में 10% टैक्सेबल है, 15% टैक्सेबल है? नहीं। रेंट दोनों के हाथ में नॉर्मल टैक्स रेट्स पर टैक्सेबल होगा। रेंट दोनों के हाथ में नॉर्मल टैक्स रेट्स पर टैक्सेबल होगा। बरोबर, बरोबर, यस। तो सर एक बार देखो, इंटरेस्ट सर एनआरएफसी के हाथ में 5%, हमारे हाथ में नॉर्मल टैक्स रेट्स। डिविडेंड एनआरएफसी के हाथ में 10%, हमारे हाथ में नॉर्मल टैक्स रेट्स। और रेंट तो दोनों के हाथ में नॉर्मल टैक्स रेट्स। खत्म बात। तो एक बात समझना कि सर हमारे हाथ में हर चीज़ नॉर्मल टैक्स रेट्स पे ही टैक्सेबल है, रेसिडेंट्स के हाथ पे हर चीज़। और एनआर के हाथ में 5% पे इंटरेस्ट, डिविडेंड 10% पे, और रेंट नॉर्मल टैक्स रेट्स पे, ठीक है। अब बात करते हैं टीडीएस कितना कटेगा इस पे। तो इंटरेस्ट में अगर 5% रेट है एनआर का, तो 5% कटेगा ना, ठीक है। और हमारे लिए इंटरेस्ट का टीडीएस रेट नॉर्मली कितना होता है? 10%, तो 10% कट जाएगा हमारा, ठीक है। डिविडेंड में एनआर को हम अगर 10% लगा रहे हैं टैक्स, तो टीडीएस कितना कटेगा? 10%। और हमारे लिए कितना? हमारे लिए तो सर डिविडेंड पे भी 10% कटता ही टीडीएस, ठीक है। रेंट की बात करते हैं, मैंने डिविडेंड बोला ना, ठीक है। अब रेंट की बात करते हैं। रेंट में हमारे लिए कितना? हमारे लिए 10% कटता है नॉर्मली हर जगह, रेंट पे भी 10% कट जाएगा हमारा। पर एनआरएफसी के लिए रेट्स इन फोर्स, जो फाइनेंस एक्ट में रेट दिए होंगे उस साल, वो। तो आपने एक बात नोटिस की कि हमारे लिए हर जगह हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। हमारा टैक्सेबल किस रेट पे रहेगा? नॉर्मल टैक्स रेट्स पे। और टीडीएस कितना कटेगा बेटा? 10%। तीनों जगह हमारा सेम है, हमारा तीनों जगह सेम है रेसिडेंट्स का। एनआरएफसी का कितना है बेटा? 5%, 10% और नॉर्मल टैक्स रेट्स, ठीक है। और टीडीएस में 5%, 10% और यहाँ पे रेट्स इन फोर्स, किसमें? नॉर्मल टैक्स रेट्स में। खत्म, खत्म। ईजी है याद करने में, एकदम ईजी है। अच्छा एक चीज़ और समझ लो सर, डिविडेंड पे टैक्सेबिलिटी कब आएगी बेटा? डिविडेंड में अगर एसपीवी, जो ऊपर कंपनी है, एसपीवी ने टैक्स पे किया होगा नॉर्मल रेट्स पे, तो एग्जेम्प्ट। एसपीवी ने टैक्स पे किया होगा नॉर्मल रेट्स पे, तो एग्जेम्प्ट। बट एसपीवी ने टैक्स पे किया है अंडर 115BAA, ठीक है, तो ये टैक्सेबिलिटी आ रही है। मतलब अगर एसपीवी ने टैक्स पे किया होगा एसपीवी ने टैक्स पे किया होगा नॉर्मल रेट्स पे ना, तो यूनिट होल्डर्स के हाथ में डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है। और ये क्वेश्चन में दिया होता है आपको, फिर से बोल रहा हूँ, एसपीवी ने, जो कंपनी है स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कंपनी है, उसने अगर टैक्स पे किया नॉर्मल रेट्स पे, तो हमारे यूनिट होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट। बट उसने अगर 115BAA ऑप्ट किया ना, तब ये डिविडेंड में रेट्स की बात आती है, ठीक है। तो बड़ा इतना ईजी है, तो इतना ईजी है। तो मैं एक बार फिर से बोलूँ, आपको याद हो गया रेट्स? फिर से बोलो, याद हो गया? देखो, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रीट एग्जेम्प्ट। क्या मिला है बेटा? पास थ्रू स्टेटस। और अदर इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 12.5%, पहले 20%। ट्रिपल वन ए 20%, पहले 15%। और ऑल अदर इनकम MMR पर टैक्सेबल है। ओल्ड स्कीम में 30 + 37 + 4 और न्यू स्कीम में 30 + 25 + 4। अब सब बात करते हैं सर इसकी यूनिट होल्डर्स की। तो देखो, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट, ठीक है। इंटरेस्ट की बात करते हैं। एनआर को हमने बेवकूफ़ बना के बुलाया, बोले सिर्फ 5% टैक्स लगाएंगे, आजा, तो आ गया। पर हमारे लिए क्या है? अदर्स के लिए नॉर्मल टैक्स रेट्स। डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड में दो चीज़ें बेटा, अगर एसपीवी ने टैक्स पे किया नॉर्मल रेट्स पे, तो यूनिट होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट। बट एसपीवी ने ऑप्ट किया 115BAA, तो टैक्स लगेगा।
अब एनआर डिविडेंड में बोल रहा है हमको कि 5% लगा दो। हम बोले नहीं भाई, इंटरेस्ट में लगा दिए ना, डिविडेंड में 5 × 10% लगाएंगे। कितना? 5 × 10%। ठीक है। और हमारे लिए कितना? रेसिडेंस लिए नॉर्मल टैक्स रेट्स। ठीक है। अब रेंट में सर कभी कोई रेट सुना है आपने? नहीं, हमेशा नॉर्मल टैक्स रेट्स। अब टीडीएस की बात करते हैं तो इंटरेस्ट में 5%, 5%। अच्छा, हमारे लिए हर जगह टीडीएस कितना बेटा? 10%। हमारे लिए तीनों में टीडीएस कितना? 10%। एनआर के लिए डिविडेंड में टीडीएस कितना? 10%। और एनआर के लिए रेंट में टीडीएस कितना? रेट्स इन फोर्स, जो फाइनेंस एक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, डन है बेटा। अच्छा सर, अब ना यहाँ पे अपना बेटा रेट्स आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, अब हम एक बात पढ़ते हैं स्पेसिफाइड सम के बारे में। ठीक है, ये फोर्थ अमाउंट भी क्या है? यूनिट होल्डर्स के हाथ में आप टैक्सेबल होता है। ये फोर्थ अमाउंट भी यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होता है। इसको ना बहुत ही बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। बहुत बच्चों को ना ये बात समझती नहीं है, बहुत बच्चों को ये बात समझती नहीं है। बहुत ईजी है, आप समझना एक बार। ठीक है, मैं आपको क्लियर करता हूँ, एग्जाम्पल से क्लियर करूँगा। ठीक है, पहले आपको समझाता हूँ क्या है। एनी स्पेसिफाइड सम रिसीव बाय यूनिट होल्डर फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट को कभी भी कोई भी स्पेसिफाइड सम मिलेगा अगर, नहीं, बिजनेस ट्रस्ट अगर स्पेसिफाइड सम देगा यूनिट होल्डर्स को, तो ये यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल रहेगा। अब ये हम निकालते कैसे हैं? तो स्पेसिफाइड सम शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स अंडर आईएफओएस। आईएफओएस में टैक्सेबल होता है ये। हम निकालते कैसे? तो स्पेसिफाइड सम इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। क्या होता है बेटा? ये ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो स्पेसिफाइड सम जीरो, वैल्यू नेगेटिव है तो स्पेसिफाइड सम जीरो। ठीक है, स्पेसिफाइड सम इंक्लूड्स रीपेमेंट ऑफ डेट और अमाउंट पेड फॉर रिडम्पशन ऑफ यूनिट्स टू यूनिट होल्डर्स। सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब क्या है, बताओ तो एक बार। इजी है बेटा, इजी है। चलो हम पहले ए माइनस बी माइनस सी पढ़ते हैं और इसका मतलब समझते हैं। देखो, जैसे होता क्या है कि पहले अपन ए माइनस बी माइनस सी मतलब समझते हैं। तो ए इज इक्वल टू एग्रीगेट ऑफ सम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सच यूनिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और ड्यूरिंग एनी earlier previous year to such unit holder who holds such unit on the date of distribution of sum or to any other unit holder who held such unit at any time prior to the date of such distribution which is not in the nature of interest, dividend or rent from REIT from SPV and not chargeable to tax in the hands of business trust. ठीक है, माइनस बी करेंगे अपन, अमाउंट एट विच सच यूनिट वॉज इशूड बाय बिजनेस ट्रस्ट एंड सी अमाउंट चार्ज टू टैक्स अंडर दिस लॉज इन एनी अदर प्रीवियस ईयर। ठीक है, अच्छा बेटा ये होता क्या, आप समझो मेरी बात ध्यान से, ध्यान सुनना। ठीक है, कि बेसिकली होता क्या है कि जैसे होता ये था कि हम बिजनेस ट्रस्ट है, हम यूनिट होल्डर्स को पैसे वापस कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या पैसे वापस कर रहे हैं? हम कर रहे हैं पैसे वापस रीपेमेंट ऑफ डेट, जो डेट लिए थे ना उससे वो रिपेमेंट कर देना उसको, या फिर अमाउंट पेड फॉर रिडम्पशन ऑफ यूनिट्स टू यूनिट होल्डर्स, रिडम्पशन ऑफ यूनिट्स के लिए उसको पैसे वापस कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो पैसा हम वापस कर रहे हैं ना सर, वो हमारे हाथ में टैक्सेबल नहीं है और उसके हाथ में भी टैक्सेबल नहीं हो रहा है। ना ये हमारे हाथ में टैक्सेबल है ना उसके हाथ में टैक्सेबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में सिर्फ 3 इनकम टैक्सेबल थे अभी तक, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम REIT, और ये तो रिपेमेंट ऑफ डेट हो रहा है, तो ये उसके हाथ में टैक्सेबल हो ही नहीं पा रहा है। तो इसीलिए ये जो हम एक्स्ट्रा पैसे वापस कर दे रहे हैं उसको, ठीक है, जो हम एक्स्ट्रा पैसे वापस कर रहे हैं वो उसके हाथ में IFRS में टैक्सेबल किया गया है। सर आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, तो एग्जाम्पल में आओ इधर। मान लो कि सर बिजनेस ट्रस्ट ने यूनिट होल्डर्स को यूनिट इशू की, कितने में सर? 15 लाख में। कितने में? 15 लाख में। अब सर बिजनेस ट्रस्ट ने क्या किया? 50 लाख दिया यूनिट होल्डर को। कितना दिया? 50 लाख दिया। अभी 50 लाख दिया, उसमें से इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम REIT कितना है? 15 लाख है, और बाकी रीपेमेंट ऑफ डेट किया 35 लाख रुपीज़ का। ठीक है, ओके। तो अब इधर आओ कि सर बिजनेस ट्रस्ट ने 50 लाख रुपीज़ दिया, उसमें से इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम REIT हटा दो, क्योंकि जो पैसा दिया है इट शुड नॉट बी इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम REIT। ठीक है, तो वो हटा दो, वो पैसा तो हमने अलग से दिया उसको, वो छोड़ दो, वो हम टैक्सेबल कर रहे हैं उसके हाथ में। बचा 35 लाख हमने अलग से दिया उसको, बचा हुआ 35 लाख हमने अलग से दिया है। ठीक है, अच्छा हमने सर इसको यूनिट कितने में इशू किए थे सर? अच्छा इसको 10 लाख कर दो बेटा, यहाँ पर 10 लाख कर दो। ठीक है, ये 10 लाख कर दो। हमने उसको यूनिट कितने में इशू किया था? 10 लाख में।
तो हमने वो तो वापस कर दिया उसको पैसा मान लो, तो भी हमने 25 लाख तो एक्स्ट्रा दिया उसको। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूनिट्स इशूड बाय बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर्स 10 लाख में हमने यूनिट इशू की उसको। अब 50 लाख रुपीज़ हमने दिए उसको, उसमें इंटरेस्ट डिविडेंड और रेंट फ्रॉम डेट कितना है 15 लाख, और रिपेमेंट ऑफ डेट कितना किया हमने 35 लाख। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 50 में से 15 लाख माइनस कर दो, हमने 35 लाख रुपीज़ दिया उसको, इंटरेस्ट डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रेट के अलावा। अब इसमें से 10 लाख माइनस कर दो, क्या जितने में यूनिट इशू हुई थी, तो हमने 25 लाख एक्स्ट्रा का दिया ना उसको, हमने 25 लाख क्या दिया एक्स्ट्रा दिया, तो ये उसके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा एज अ स्पेसिफाइड सम। ये बात समझी आपको? अभी एग्जांपल अगर समझा है तो मैं एक काम करेंगे, बिजनेस ट्रस्ट का एक क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें ये वाला भी चीज पूछा हुआ है, मैं वो कराता हूँ वो क्वेश्चन बढ़िया सा। ठीक है, आज वो क्वेश्चन करते हैं। बेटा हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग बिजनेस ट्रस्ट चैप्टर पूरा खत्म कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड कर लेते हैं, फिर साथ में क्वेश्चन देखेंगे इनके। ठीक है, चलो ये पॉइंट आप तब तक के लिए एक बार और छोड़ दो, मतलब आपको समझ में तो आया, अभी समझ में आया होगा, पर वो क्वेश्चन कर लोगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। वो आरटीपी नवंबर 24 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इधर आओ। ठीक है, अब सर बिजनेस ट्रस्ट यूनिट्स ट्रांसफर करेंगे हम तो क्या होगा, जो लिस्टेड यूनिट्स है सर उसके लिए ना पीरियड ऑफ होल्डिंग पहले 36 मंथ्स था, बट सर अब 12 मंथ्स हो गया पीरियड ऑफ होल्डिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 23/7/24। ठीक है, और टैक्सेबल पहले 10% में था सर, अभी 12.5% हो गया है, इन एक्सेस ऑफ 1.25 लाख। 1 लाख की लिमिट तो बड़ा इरेलीवेंट है अब। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 15% पर टैक्सेबल हो गया है, सॉरी 15 पर टैक्सेबल था पहले, अभी 20% हो गया है। अनलिस्टेड यूनिट्स मतलब हम बिजनेस ट्रस्ट यूनिट्स बेचेंगे तो ये सब टैक्स रेट्स लगने वाले हैं। 112 वाला टैक्स रेट 20% था, अभी 12.5% हो गया, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल टैक्स रेट्स। ठीक है, डन। अब सर कोई पर्सन अगर उसके पास शेयर से एसपीवी के, वो बिजनेस ट्रस्ट को देता है और बिजनेस ट्रस्ट से एक्सचेंज में यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट लेता है, तो सर ये यूनिट्स ऑफ बिजनेस, ये जो एक्सचेंज रहेगा ये ट्रांसफर नहीं मानेंगे हम, और कैपिटल गेन अप्लाई नहीं होगा, इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे और कैपिटल गेन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, डन। इसमें कॉस्ट ऑफ यूनिट्स क्या रहेगा हमारे लिए, कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ इन एसपीवी, एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या रहेगा, पीरियड ऑफ शेयर्स इन एसपीवी प्लस पीरियड ऑफ यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, दोनों का मिला के होगा पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है, बट इस स्पेसिफाइड सम वाला थोड़ा सा अलग लगता है, चिंता मत करो, मैं ना अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना तो फिर से एक बार और समझा दूंगा। ठीक है, डन। चलो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फंड की। क्या बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फंड की सर, तो इन्वेस्टमेंट फंड में क्या होता है, इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स क्या होता है, सारी इनकम टैक्सेबल होती है एक्सेप्ट पीजीवीपी। पीजीवीपी छोड़ के सारी इनकम टैक्सेबल होती है यूनिट होल्डर्स के हाथ में, पीजीवीपी छोड़ के सारी इनकम टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, एंड इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड सिर्फ पीजीवीपी इनकम टैक्सेबल है, बाकी सब इनकम एग्जेम्प्ट है। ठीक है, सो ओनली पीजीवीपी इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, ऑल अदर इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। तो सर पीजीवीपी लॉस का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फंड कैरी फॉरवर्ड करेगा। सर बाकी लॉसेस का क्या होगा, यूनिट होल्डर्स कैरी फॉरवर्ड तभी करेंगे ओनली इफ यूनिट इज हेल्ड बाय देम फॉर 12 मंथ्स और मोर। अगर 12 मंथ्स और मोर के लिए उन लोग यूनिट हेल्ड करते हैं तो ही उन लोग क्या करेंगे बेटा, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो ही उन लोग क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ऐसा क्यों सर, ताकि फर्जी यूनिट होल्डर्स ना हो, जो 12 मंथ्स और मोर से होल्ड कर रहे हैं उन लोग ही कैरी फॉरवर्ड कर सकें। ठीक है, अच्छा, बिफोर कैरिंग फॉरवर्ड द लॉस इट विल बी फर्स्ट सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड्स इन द इन्वेस्टमेंट फंड। लॉस कैरी फॉरवर्ड करने से पहले हम सेट ऑफ करेंगे पहले, जैसे मान लो ये आईएफएस का लॉस है 2 लाख का, कैपिटल गेन का 2 करोड़ का प्रॉफिट है और 2 लाख का, और पीजीपी 7 लाख का प्रॉफिट है, तो हम क्या करेंगे पहले ये 2 लाख के आईएफएस लॉस को और 7 लाख के पीजीपी इनकम को पहले सेट ऑफ करेंगे, तो जीरो आ जाएगा बेटा आईएफएस का लॉस, कैपिटल गेन 2 लाख की इनकम रहेगी और पीजीपी 5 लाख की इनकम रहेगी। इसके बाद हम यूनिट होल्डर्स को बांटेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंड को रिटर्न फाइल करना पड़ता है हमका अपना कंपल्सरली अंडर 139(4)(f). टैक्स रेट्स क्या है सर इन्वेस्टमेंट फंड के, तो इफ इन्वेस्टमेंट फंड इज कंपनी 25% 30% बेस्ड ऑन टर्नओवर, ठीक है, फर्म है तो 30% और अदर से तो एमएमआर। यूनिट होल्डर्स के हाथ में सर नॉर्मल टैक्स रेट्स। इन्वेस्टमेंट फंड को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है सर अंडर सेक्शन 194 LBB वाइल पेइंग टू यूनिट होल्डर्स, रेसिडेंट 10%, एनआरएफसी रेट इन फोर्स। अब एक बात समझना सर, इन्वेस्टमेंट फंड मतलब क्या, कोई भी फंड जो स्टेब्लिश है या इनकॉर्पोरेटेड है इन इंडिया एज अ ट्रस्ट कंपनी एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट एज अ कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अरे भाई क्या करना है हमको, कोई भी कैटेगरी का हो, हमको इससे मतलब नहीं है, कोई काम करने रिलेवेंट नहीं है इन्फॉर्मेशन।
ठीक है, चलो अब टैक्सेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के बारे में बात करते हैं। इन द हैंड्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ऑल इनकम एग्जेम्प्ट, बट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स ऑल इनकम टैक्सेबल। ठीक है, ये ट्रस्ट के हाथ में सर सारी इनकम एग्जेम्प्ट है और यूनिट होल्डर्स के हाथ में सारी इनकम टैक्सेबल है। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट हैज टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 एलबीसी वाइल पेइंग टू यूनिट होल्डर्स। इंडिविजुअल एचएफ का 25% और अदर्स का 30%, एनआरएफसी का रेट इन फोर्स। कॉमन पॉइंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट फंड एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। इन्वेस्टमेंट फंड के लिए और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के लिए कॉमन पॉइंट्स कुछ है। अच्छा, एक बात बेटा सुनो आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। बिजनेस ट्रस्ट में हम लोग ने क्या पढ़ा सर? हम लोग ने पढ़ा इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट फ्रॉम रीट और आखिरी स्पेसिफाइड सम। ये 4 इनकम होती है जो यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होती है। अब सर जो इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रीट है उसको क्या मिल रहा है सर? उसको पास थ्रू स्टेटस मिल रहा है। अब जो इंटरेस्ट और डिविडेंड है सर, ये कौन सा वाला है सर? ये एसपीवी वाला है। अगर ये एसपीवी वाला है तो ही बिजनेस ट्रस्ट को पास थ्रू स्टेटस मिलेगा और यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है, बट अगर ये इंटरेस्ट कोई और ही दिया है, डिविडेंड को कोई और ही दिया है, ये एसपीवी से नहीं आया है या कहीं और से ही आया है, तो ये बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में ही टैक्सेबल होगा एट एमएमआर। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, अगर एसपीवी से इंटरेस्ट और डिविडेंड आया है तो वो कहां चले जाएगा? यूनिट होल्डर्स के हाथ में, और यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। बट इंटरेस्ट और डिविडेंड कहीं और से ही आया है, कहीं और से ही आया है, तो हम क्या बोलेंगे सर? तो वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल होगा एट एमएमआर। ये बात समझी? ये बात समझी? ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना बेटा कि बिजनेस ट्रस्ट जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है ना बेटा, बिजनेस ट्रस्ट जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है तो मान लो 70% डिस्ट्रीब्यूट किया, 80% डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उतना ही यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होता है। ठीक है, मान लो बिजनेस ट्रस्ट ने 1 करोड़ का 80% डिस्ट्रीब्यूट किया तो 80% ही यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होगा। बट ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में नहीं है। कॉमन पॉइंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट फंड एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। If income earned by fund or trust during previous year has not fully been paid or credited to the unit holders, हमने 70% ही पे किया है, फिर भी ऐसा माना जाएगा इट शैल बी डीम्ड टू बी फुल्ली क्रेडिटेड टू द यूनिट होल्डर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। ऐसा मानने की 100% हमने दे दिया है और पूरा 100% यूनिट होल्डर्स के हाथ में हम टैक्सेबल कर देंगे। बट सर बिजनेस ट्रस्ट में क्या है सर? जितना इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, मान लो 70% किया है तो 70% ही टैक्सेबल रहेगा इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, नॉट द होल अमाउंट। ठीक है, इसका डिफरेंस हम लोग एक बार क्वेश्चन में भी देख लेंगे आज। ठीक है, अच्छा, बिजनेस ट्रस्ट के लिए, इन्वेस्टमेंट फंड के लिए एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के लिए, इन तीनों के लिए कॉमन पॉइंट है क्या? इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट विल बी इन द सेम नेचर, सेम प्रोपोर्शन इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। ये सेम नेचर, सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। बट मेरे को ये बोलते नहीं आता, क्या बोलते हैं इसको? सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, कुछ तो बोलते हैं, फालतू रहता है एकदम। ठीक है, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फंड और ट्रस्ट विल बी इन सेम नेचर, सेम प्रोपोर्शन इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। मतलब मान लो अगर हमने 100 लाख का कैपिटल गेन, हम 100 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें कैपिटल गेन कितना था 70 लाख और आईएफएस कितना है 30 लाख रुपीज़, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मान लो एक यूनिट होल्डर को 10 लाख मिला, तो उसमें 7 लाख क्या रहेगा? कैपिटल गेन, और 3 लाख क्या रहेगा बेटा? आईएफएस। राइट, बट सर ये पॉइंट स्पेसिफाइड सम को एप्लीकेबल नहीं होता। दिस शैल नॉट अप्लाई टू स्पेसिफाइड सम अंडर सेक्शन 56 to 12 डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर्स। दिस स्पेसिफाइड सम पेड बाय बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर्स इन नॉट इन द सेम नेचर एंड सेम प्रोपोर्शन इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, इट इज टैक्सेबल अंडर आईएफएस। ये आईएफएस में टैक्सेबल होता है। ठीक है, ओके, डन। अब इन लोग को ब्रेकअप प्रोवाइड करना पड़ता है, किसको? यूनिट होल्डर्स को और आईटी अथॉरिटी को रिगार्डिंग, मतलब ब्रेकअप प्रोवाइड करेंगे इन लोग, जो भी ट्रस्ट फंड ऊपर तीनों लोग। अब रिगार्डिंग नेचर एंड प्रपोर्शन, यूनिट होल्डर्स को अप टू 30 जून ऑफ एवाई एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी को अप टू 30 नवंबर ऑफ एवाई। ठीक है, डन, ओके। इनको ब्रेकअप प्रोवाइड को करने क्यों बोल रहे हैं यूनिट होल्डर्स को? ताकि यूनिट होल्डर्स अपनी इनकम उस हिसाब से कैलकुलेट करें और टैक्स पे करें अपना। ठीक है, अब चलो इसका क्वेश्चन कर ले फट से, क्वेश्चन कर ले, खत्म करेगा। चलो क्वेश्चन करते खत्म करते हैं, और ये स्पेसिफाइड सम वाला फिर से हम पॉइंट समझेंगे क्वेश्चन करते करते। ठीक है, आ जाओ, पहले हम ना बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड का कॉमन क्वेश्चन करते हैं एक, तो क्लैरिटी आएगी काफी आपको।
ये क्वेश्चन है। देखो राजेश रेसिडेंट यूनिट होल्डर है पीक्यूआर का और शिप्रा का, ठीक है। पीक्यूआर क्या है? इन्वेस्टमेंट फंड। और शिप्रा क्या है सर? शिप्रा है रीट which holds 100% shareholding in GPL Limited, an Indian company. Mr. Rajesh holds 10% units in both Shipra and PQR. इसके पास 10% है शिप्रा में, PQR में। अब PQR क्या है सर? इन्वेस्टमेंट फंड। और रीट शिप्रा क्या है? रीट मतलब बिजनेस ट्रस्ट। अब डिविडेंड इनकम दी है फ्रॉम जीपीएल लिमिटेड, ठीक है। अब सर जीपीएल लिमिटेड डज नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर 115 BAA। अब सर इन्होंने BAA ऑप्ट नहीं किया, मतलब एसपीवी ने नॉर्मल रेट पे टैक्स पे किया है। एसपीवी ने नॉर्मल टैक्स रेट्स पे टैक्स पे किया है। इससे क्या होगा? इससे डिविडेंड क्या होगा? यूनिट होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रीट से जो हमको डिविडेंड मिलेगा, हमको जितना मिलेगा वो क्या होगा? हमारे हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, शिप्रा एंड पीक्यूआर डिस्ट्रीब्यूट 90% ऑफ इट्स इनकम टू यूनिट होल्डर्स। इन लोग क्या कर रहे हैं? 90% डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बिजनेस ट्रस्ट में हम क्या करेंगे? 90% ही मानेंगे। पर जो पीक्यूआर इन्वेस्टमेंट फंड है उसमें क्या मानेंगे? कि 100% डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे आगे। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम जीपीएल लिमिटेड। अब 3 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम है, तो 3 करोड़ में 90% डिस्ट्रीब्यूट किया इन्होंने। तो 3 करोड़ का 90% क्या होता है बेटा? 2.7 करोड़। और उसकी 10% यूनिट्स हमारे पास है, कितनी? 10%। तो 10% कितना मिलेगा हमको? 27 लाख। तुम्हारे हाथ में इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा 27 लाख रुपीस, राइट, ठीक है। अच्छा सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सर ये तो सर ये बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल है, ये बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल है। और सर ये 111 है क्या? नहीं। ये 112 है क्या? नहीं। तो ये टैक्सेबल रहेगा एमएमआर पे। तो ये टैक्सेबल रहेगा बेटा एमएमआर पे, राइट। ओके। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेस ट्रस्ट ने ऑप्ट आउट किया डिफॉल्ट रिजाइम से, ठीक है। इसलिए 42.744 किया है हमने यहाँ पे एमएमआर। नेक्स्ट बेटा, अब इन्वेस्टमेंट फंड की देखते हैं। बिजनेस इनकम 35 लाख रुपीज। इन्वेस्टमेंट फंड की बिजनेस इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल होती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस 27 लाख। इसका 10% हमको मिलेगा लॉस, तो हम 10% 2.7 लाख का लॉस हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 12 मंथ से ऊपर से यूनिट होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग 1 साल से ऊपर से यूनिट होल्ड कर रहे हैं। नहीं सॉरी, हम लोग कब से कर रहे हैं? 2019 से। तो 12 मंथ्स के ऊपर तो कर ही रहे हैं, ठीक है। लास्ट बेटा इंटरेस्ट इनकम 52 लाख। अब सर डिस्ट्रीब्यूट तो उन्होंने 90% नहीं किया है, बट हमारे हाथ में क्या मानेंगे? कि 100% लास्ट डे क्रेडिट हो गया है, तो 52 लाख का पूरा 100% ही टैक्सेबल करेंगे, ठीक है। तो हम मानेंगे 100% डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और हमारे पास कितनी यूनिट्स है इसकी? 10%। तो 52 लाख का 10% 5.2 लाख, देख लो, राइट। तो ये डिफरेंस है बेटा दोनों में। ये बात ध्यान रखना आप एकदम, ठीक है। अच्छा अब बेटा इसके बाद ना हम लोग का इन्वेस्टमेंट फंड वाला हो गया। इन्वेस्टमेंट फंड का लॉस वाला एक पॉइंट देख लो आप लोग, कि लॉस सेट ऑफ कैसे करते हैं। ये बच्चे जब बेटा ऐसे कॉल कर देते हैं क्लास के बीच में, ठीक है। ऐसे कॉल मत किया करो आप भी, आप अभी अगर आप करते हो तो टेलीग्राम पे कभी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंड का लॉस वाला दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। कहाँ चला गया? देखो ये, अब सब मान लो कि सी एक इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है, जिसकी बिजनेस इनकम है 2 की, सॉरी बिजनेस इनकम का लॉस है 2 का, कैपिटल गेन लॉस है 6 का, और आईएफओएस है 8 की इनकम। तुम क्या करेंगे? पहले इसको आपस में सेट ऑफ करेंगे, ये 2 का लॉस खत्म होगा, और 8 की इनकम अब कितनी बच जाएगी? 6 की इनकम बच जाएगी, और ये 6 का लॉस है कैपिटल गेन लॉस। तो अब आईएफएस इनकम और कैपिटल गेन लॉस ये दोनों हम शेयर होल्डर्स को बांट देंगे। शेयर होल्डर्स नहीं, यूनिट होल्डर्स को बांट देंगे, ठीक है। ओके, ये बात समझती है आपको? ओके। अब बेटा हमको एक क्वेश्चन करना है, कौन सा? हमको क्वेश्चन करना है बिजनेस ट्रस्ट का, जिसमें स्पेसिफाइड सम भी पूछा हुआ है। आरटीपी नवंबर 24 को क्वेश्चन है, ठीक है। कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। अब देखो बेटा एक रीट है, रजिस्टर्ड अंडर सेबी, होल्ड्स 65% शेयर्स इन एच लिमिटेड। बेटा रीट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एच लिमिटेड। अब पहले देखो कि मिस्टर अर्पण जो है वो 70% यूनिट्स होल्ड करता है रीट की, ठीक है।
एंड उसने रीट एक्ट की यूनिट्स एक्वायर किया था 1.5 करोड़ में, उसकी कोई और इनकम नहीं है ड्यूरिंग द ईयर, एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 रीट ने डिस्ट्रीब्यूट किया 20 करोड़ टू इट्स यूनिट होल्डर्स। ठीक है, कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ बेटा लिमिटेड एंड मिस्टर अर्पण। अब सुनना ध्यान से कि हमको सर इंटरेस्ट इनकम है 12 करोड़ की, ये किसके हाथ में जाएगी बेटा? यूनिट होल्डर्स के हाथ में। इंटरेस्ट जो होता है ये यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होता है। अब मिस्टर अर्पण के पास 70% यूनिट्स है, तो 12 करोड़ का 70% कितना होगा बेटा? 8.4 करोड़। ये मिस्टर अर्पण के हाथ में टैक्सेबल होगा। डिविडेंड इनकम फ्रॉम एच लिमिटेड 2 करोड़। अब देखते हैं पहले कि सर उन्होंने बीडब्ल्यू ऑप्ट किया है कि नहीं किया है। तो एच लिमिटेड ने बीडब्ल्यू ऑप्ट किया है, एसपीवी ने बीडब्ल्यू ऑप्ट किया है, मतलब डिविडेंड हमारे हाथ में टैक्सेबल होगा, यूनिट होल्डर्स के हाथ में। तो 2 करोड़ का 70% कितना होगा बेटा? 1.4 करोड़। ये भी हमारे हाथ में क्या हो जाएगा बेटा? टैक्सेबल हो जाएगा। राइट, डन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज, सर ये कहां किसके हाथ में जाएगा? ये जाएगा बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एट एमएमआर, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर ऑफ कंपनीज 12 लाख रुपीज। अब देखो, आपको बताया था मैंने एक बात कि सर इंटरेस्ट अगर एसपीवी से मिला है, इंटरेस्ट और डिविडेंड, तो सर यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल है। बट अगर एसपीवी से नहीं मिला है सर इंटरेस्ट या डिविडेंड, तो ये सर बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल रहेगा एट एमएमआर। तो ये इंटरेस्ट वही है दूसरा वाला। तो सर ये जो इंटरेस्ट है ना, ये एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये टैक्सेबल रहेगा एमएमआर पे, ये इंटरेस्ट भी बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एट एमएमआर टैक्सेबल रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, रेंटल इनकम फ्रॉम डायरेक्टली ओन्ड रियल एस्टेट एसेट्स 2 करोड़। ये किसके हाथ में जाएगी सर? यूनिट होल्डर्स के हाथ में। तो 2 करोड़ इंटू 70% 1.4 करोड़। अब आप देखो कि मिस्टर अर्पण ने यूनिट एक्वायर किया था 1.5 करोड़ में, कोई इनकम नहीं है उसकी, और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 रीट ने डिस्ट्रीब्यूट किया 20 करोड़ टू इट्स यूनिट होल्डर्स। ठीक है। अब हमको निकालना है कि उसके हाथ में स्पेसिफाइड सम टैक्सेबल कितना है। चलो निकालते हैं। थोड़ा इधर आ जाओ एक बार। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था स्पेसिफाइड सम में कि सर जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बिजनेस ट्रस्ट ने जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया, उसमें 2 अमाउंट माइनस करेंगे। क्या क्या? नॉट इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रीट फ्रॉम एसपीवी, एंड मतलब देखो ये अमाउंट वो होना चाहिए, फिर से बोल रहा हूँ, ये अमाउंट वो होना चाहिए विच शुड नॉट बी इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रीट, या फिर नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। मतलब अमाउंट ये अमाउंट कौन सा होना चाहिए सर? पहली बात, ये इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रीट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, ये ऐसा अमाउंट होना चाहिए जो टैक्सेबल नहीं है इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग इसमें 2 अमाउंट हटाएंगे, इसमें से 2 अमाउंट हटाएंगे। जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया ना हमने, ठीक है, जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया उसमें से 2 अमाउंट हटाएंगे। पहला अमाउंट जो जो इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रीट है वो हटा देंगे, और दूसरा जो हम टैक्सेबल कर चुके हैं इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। क्योंकि हमको क्या चाहिए? हमको अमाउंट वो चाहिए जो टैक्सेबल नहीं है इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, वो अमाउंट चाहिए हमको। ठीक है। तो ये दोनों अमाउंट हटा देंगे हम। कौन सा अमाउंट सर? पहला अमाउंट हटाएंगे हम इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रीट। ठीक है। और दूसरा अमाउंट हटाएंगे हम जो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में ऑलरेडी टैक्सेबल है। जो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्या है बेटा? ऑलरेडी टैक्सेबल है। जैसे इधर आओ, क्या बोल रहा है? विच इज नॉट चार्जेबल टैक्स इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ये अमाउंट वही रहना चाहिए यहाँ पे जो टैक्सेबल नहीं हुआ है बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में। अमाउंट वही रहना चाहिए जो टैक्सेबल नहीं हुआ है बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में। मतलब यहां से अमाउंट माइनस कौन सा करेंगे हम? जो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल हो चुका है, जो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल हो चुका है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, हमको यहाँ पे सम कौन सा चाहिए सर? जो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, नॉट चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो हम क्या करेंगे? इस अमाउंट में से कौन सा अमाउंट माइनस करेंगे? जो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल हो चुका है। और सर ये अमाउंट में कौन सा अमाउंट नहीं होना चाहिए? इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रीट नहीं होना चाहिए। तो वो तीनों माइनस कर दो। ठीक है। तो आ जाओ सर, हमने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कितना किया? देखो, हमने 20 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया यूनिट होल्डर्स को। उसमें से माइनस करो कि इंटरेस्ट कितना है। ठीक है। इंटरेस्ट, डिविडेंड
और रेंट फ्रॉम रीट कितना है वो माइनस करो, और ऐसा अमाउंट माइनस करो जो टैक्सेबल हो चुका है बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में। तो हम माइनस करेंगे सर इंटरेस्ट कितना है सर, 12 करोड़ इंटरेस्ट है, डिविडेंड 2 करोड़ से, ठीक है। तो 20 में से पहले हम 12 करोड़ माइनस करेंगे, 2 करोड़ माइनस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा रेंट फ्रॉम रीट है वो माइनस कर दो, 2 करोड़ और माइनस कर दो, माइनस कर दिया। इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रीट माइनस कर दिए। इसके अलावा ऐसा अमाउंट जो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल हो चुका है 1.2 करोड़ और 12 लाख, ये भी माइनस कर दो, ठीक है। क्योंकि हमको अमाउंट देखना है कि कौन सा हमने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है जो हमारे हाथ में भी टैक्सेबल नहीं है और उनके हाथ में भी टैक्सेबल नहीं हो पाया, वही हम टैक्सेबल करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल हो चुका है, ये भी हटा दो माइन अमाउंट, ठीक है। तो कितना बचा बेटा 17.32 करोड़ हुआ ये, ठीक है। तो 20 करोड़ में से 17.32 करोड़ माइनस करोगे तो कितना होगा बेटा 2.68 करोड़, ठीक है। तो इतना अमाउंट हमने एक्स्ट्रा का डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जो ना तो इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रेट है, पहली बात, एंड ना ही टैक्सेबल हुआ है अभी तक, दूसरी बात। अब इसका कितना मिला होगा सर यूनिट होल्डर को 70%, क्योंकि वो 70% यूनिट होल्ड कर रहा है, क्योंकि वो 70% यूनिट होल्ड कर रहा है, तो इसका 70% मिला होगा उसको, ठीक है, डन। तो सर 2.68 का 70% कितना होगा 1.876 करोड़ रुपीस, ठीक है। अब सर 1.876 करोड़ उसको पैसा मिला है, उसको यूनिट इशू कितने में हुई थी सर 1.5 करोड़ में। तो 1.876 माइनस 1.5 करोड़ कितना होगा सर 37.6 लाख रुपीस, ये उसके हाथ में टैक्सेबल होगा, ये उसको एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं। कौन से एक्स्ट्रा पैसे, जो ना ही वो इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट फ्रॉम रेट है, ना ही बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल है। तो ये एक्स्ट्रा पैसे क्या होंगे, ये यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे एज स्पेसिफाइड सम अंडर IFOS, ठीक है, डन बेटा, ठीक है। तो यहाँ बिजनेस ट्रस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट फंड हो गया और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट भी हो गया, ठीक है। अब चलो बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब हम टनेज टैक्सेशन रिवाइज करेंगे। सो टनेज टैक्स क्या होता है, देखो टनेज इनकम कंप्यूट कैसे करते हैं सर, ये शिपिंग कंपनीज को लगता है, किसको बेटा शिपिंग कंपनीज को। इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम निकालते हैं डेली टनेज इनकम, क्या निकालते हैं डेली टनेज इनकम इनटू नंबर ऑफ डेज शिप इज ऑपरेटेड इन अ प्रीवियस ईयर, डेली टनेज इनकम इनटू नंबर ऑफ डेज शिप इज ऑपरेटेड इन अ प्रीवियस ईयर। और डेली टनेज इनकम कैसे निकालते हैं सर 70, 53, 42, 29, बोलो मेरे साथ एक बार 70, 53, 42, 29, फिर से बोलो एक बार 70, 53, 42, 29, 70, 53, 42, 29, ठीक है। अब सर 70 किसके लिए सर, टनेज अप टू 1000, 70 फॉर ईच 100 टन, 1000 से ऊपर अप टू 10,000, अप टू 10,000, 700 प्लस 53 फॉर ईच 100 टन, 10,000 से ऊपर अप टू 25,000, 42 फॉर ईच 100 टन, एंड 25,000 से ऊपर 29 फॉर ईच 100 टन, ठीक है, ओके, डन, है ना। तो ये आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ता है बेटा, ठीक है। अब टनेज को हमको राउंड ऑफ करना पड़ता है नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 में। टैक्स रेट क्या रहेगा बेटा 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस इफ एप्लीकेबल, मैट नॉट एप्लीकेबल, एंड नो डिडक्शन सेट ऑफ लॉसेस अलाउड अगेंस्ट टनेज इनकम। अच्छा याद करो फिर से एक बार 70, 53, 42, 29, 70, 53, 42, 29, ठीक है। अब सर नेक्स्ट बात करते हैं हम टनेज टैक्स रिजर्व अकाउंट की, किसकी टनेज टैक्स रिजर्व अकाउंट की। हमको ना मिनिमम 20% ऑफ बुक प्रॉफिट, हमको 20% ऑफ बुक प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ता है टनेज टैक्स रिजर्व अकाउंट में, ठीक है, एवरी प्रीवियस ईयर। अब सर रिजर्व अमाउंट यूज क्या के लिए होता है, फॉर परचेज ऑफ शिप विद इन 8 ईयर्स या फिर बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग शिप्स के लिए, ठीक है, ये काम का नहीं इतना। बट मान लो हमने रिजर्व नहीं कर पाए पूरा, हमने शॉर्टफॉल कर दिया, हमको 20% करना था, हम 20% नहीं कर पाए, तो बुक प्रॉफिट मान लो 100 है हमारा, हमने 20% करना था कितना 20, पर हम 50 नहीं कर पाए, तो हमने 5 का शॉर्टफॉल कर दिया, हमने 5 का शॉर्टफॉल कर दिया, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं शॉर्टफॉल कितना हुआ हमारा 5/20, 25% का शॉर्टफॉल हो गया, ठीक है। शॉर्टफॉल कितना हुआ 5/20, 20 में से 5 का शॉर्टफॉल हुआ मतलब 1/4 शॉर्टफॉल हो गया, मतलब 25% शॉर्टफॉल हो गया। तो हम क्या करते हैं अगर शॉर्टफॉल इन रिजर्व हुआ ना, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होता है रिलेवेंट शिपिंग इनकम इनटू शॉर्टफॉल अपॉन मिनिमम रिजर्व टू बी क्रिएटेड, मतलब
बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, हम शॉर्टफॉल परसेंटेज निकाल रहे हैं। भाई तुमको 20 करना था, तुमने 15 किया, मतलब तुमने 5 का शॉर्टफॉल किया, मतलब तुमने 5 का शॉर्टफॉल किया। और अगर तुमने 5 का शॉर्टफॉल किया तो हम क्या बोलेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि सर तुम्हारा 20 में से तुमने 5 का शॉर्टफॉल किया, मतलब तुमने 25% का शॉर्टफॉल किया, तो रिलेवेंट शिपिंग इनकम का 25% टैक्सेबल हो जाएगा। ये सब दिया रहेगा तुमको क्वेश्चन में, रिलेवेंट शिपिंग इनकम वगैरह सब दिया रहेगा। मिस यूटिलाइजेशन और नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, टैक्सेबल अमाउंट क्या होता है बेटा, रिलेवेंट शिपिंग इनकम इनटू अमाउंट मिस यूटिलाइज या अनयूटिलाइज्ड अपॉन टोटल रिजर्व क्रिएटेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, टोटल रिजर्व क्रिएटेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है। अच्छा, नोट सर, रिलेवेंट शिपिंग इनकम मतलब क्या होता है, प्रॉफिट फ्रॉम कोर शिपिंग एक्टिविटी प्लस प्रॉफिट फ्रॉम इंसिडेंटल एक्टिविटी, प्रॉफिट फ्रॉम कोर शिपिंग एक्टिविटी प्लस प्रॉफिट फ्रॉम इंसिडेंटल एक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, अब बेटा इसका फट से क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ। देखो क्वेश्चन, डॉल्फिन लिमिटेड अ टनेज टैक्स कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25, राइट। रिलेवेंट शिपिंग इनकम दी है सर 350 लाख की, टनेज इनकम दी कोई काम की नहीं है, बुक प्रॉफिट दिए ड्राइव फ्रॉम कोर एंड इंसिडेंटल एक्टिविटीज 400 लाख। हमको रिजर्व कितना बनाना पड़ेगा सर, पहला क्वेश्चन वही पूछा है, तो 20%, तो 400 लाख का 20% दैट इज 80 लाख रुपीज़। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद सर हमको पूछा है कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट अंडर द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट इफ डॉल्फिन लिमिटेड ट्रांसफर्ड ओनली 66 लाख टू द टनेज टैक्स रिजर्व अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। अब सर हमने सिर्फ 66 लाख ट्रांसफर किया है, हमको ट्रांसफर कितना करना था सर, 80 लाख। हमको रिजर्व कितना बनाना था सर, 80 लाख का, पर हमने कितना किया है, 66 लाख, मतलब 14 लाख का शॉर्टफॉल है ना, मतलब 14 लाख का शॉर्टफॉल है ना, तो क्या करो, शॉर्टफॉल 14 लाख का अपॉन 80 इंटू रिलेवेंट शिपिंग इनकम 350, इतना हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। एंड लास्ट है कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट अंडर द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट if Dolphin Limited misutilized the amount of 12 lakh during the previous year 25-26 out of the 92 lakh transferred to tonnage tax reserve account during previous year 24-25। सर हमने क्या किया सर, हमने 12 लाख मिसयूटिलाइज कर लिया, 12 लाख क्या किया, मिसयूटिलाइज कर लिया। ट्रांसफर कितना किया था सर, 92 लाख, उसमें 12 लाख मिसयूटिलाइज किया, तो रिलेवेंट शिपिंग इनकम का इंटू 12 लाख अपॉन 92 लाख, ये क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा टैक्सेबल। ठीक है, डन, इजी इजी। अब हम पढ़ेंगे बेटा पार्टनरशिप फर्म, तो टैक्सेशन ऑफ फर्म एलएलपी। ठीक है, अब सब फर्म एलएलपी में क्या होता है, जब भी आप इनकम कैलकुलेट करते हो, बिजनेस इनकम ऑफ फर्म एलएलपी, द फॉलोइंग अमाउंट्स शैल बी नॉट बी डिडक्टेड। ठीक है, जब भी आप बिजनेस इनकम कंप्यूट करते हो फर्म एलएलपी की, द फॉलोइंग अमाउंट शैल नॉट बी डिडक्टेड। कौन सा सर, रेम्युनरेशन टू अ नॉन वर्किंग पार्टनर, रेम्युनरेशन टू अ नॉन वर्किंग पार्टनर। ठीक है, रेम्युनरेशन टू अ वर्किंग पार्टनर नॉट ऑथराइज बाय डीड, रेम्युनरेशन टू अ वर्किंग पार्टनर नॉट ऑथराइज बाय डीड, remuneration to a working partner or interest to a partner authorized by deed but relates to an earlier period, remuneration to a working partner or interest to a partner authorized by deed but relates to an earlier period। ठीक है, interest to any partner in excess of 12% per annum, interest to any partner in excess of 12% per annum। ठीक है, एंड रेमुनरेशन टू अ वर्किंग पार्टनर इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब लिमिट्स। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना कि 12% पर एनम किसका देखते हैं हम लोग सर, ठीक है, सही करंट कैपिटल का देखते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल का, ठीक है, या लोन का, बेटा हर चीज़ का मिला के 12% नहीं देते हम, 12% के ऊपर किसी का नहीं देते। बस एक बात है कि ऑथराइज बाय डीड होना चाहिए, जिसका भी 12% दे रहे हो ऑथराइज बाय डीड होना चाहिए, राइट। ठीक है सर, रेमुनरेशन टू अ वर्किंग पार्टनर इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। बुक प्रॉफिट बेटा अमेंडमेंट वाइज में ऑन द फर्स्ट 6 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस 3 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। ठीक है, एंड ऑन द बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा सब बुक प्रॉफिट कंप्यूट कैसे करते हैं सर फर्म के लिए, तो देखो पीजीयूपी इनकम बिफोर अलाउइंग रेम्युनरेशन, मतलब रेम्युनरेशन अलाउ करने से पहली वाली पीजीयूपी इनकम, रेम्युनरेशन अलाउ करने से पहली वाली पीजीयूपी इनकम, राइट। तो कैलकुलेशन कैसे होता है, नेट प्रॉफिट अंडर पीजीयूपी प्लस करते हैं एड बैक रेम्युनरेशन इफ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया होगा रेम्युनरेशन तो ऐड बैक कर देते हैं, प्लस डिस अलाउंसेस अंडर पीजीयूपी, प्लस डिस अलाउंसेस अंडर पीजीयूपी ऐड बैक कर देते हैं, और माइनस करते हैं करंट ईयर प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, माइनस करते हैं, देखो ध्यान देना करंट ईयर भी करते हैं और साथ में ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन दोनों माइनस करते हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, हम ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा सेक्शन 32 में आता है वो,
ठीक है, इसलिए तो हमारा क्या आएगा बेटा, बुक प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा, जो भी डिस अलाउंसेस अंडर पीजीपी सब ऐड बैक करते हैं, तो ये वाले डिस अलाउंसेस भी ऐड बैक कर देते हैं हम पूरे। जैसे इंटरेस्ट ओवर एंड अबाउट 12% शैल बी एडेड बैक टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट, राइट। ठीक है, अच्छा सर, टैक्स रेट फॉर फर्म एलएलपी क्या है सर, 30%। सरचार्ज 12% if net total income is more than 1 crores and short term capital gain under 111A and long term capital gain under 112A shall be applicable to firm also, right। ठीक है सर, फॉर एडी एंड एडीए एंड एई फॉर फर्म एलएलपी, देखो एडी और एडीए और एई दोनों में डिफरेंस है। एलएलपी इज नॉट एलिजिबल फॉर एडी एंड एडीए, बट फॉर एई में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स नॉट अलाउड वाइल कैलकुलेटिंग इनकम, बट यहाँ पे इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स विल बी अलाउड वाइल कैलकुलेटिंग इनकम। ये बात बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ये ना एमसीक्यू में केस में पूछता है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 40B क्या बोलता है, इफ एनी पार्टनर इज पार्टनर इन इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड ही रिसीव्स इंटरेस्ट इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, देन दैट इंटरेस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर 40B। Same, if any partner is partner in representative capacity and he receives interest in individual capacity, then that interest will not be considered for 40B. Conclusion, interest will only be considered for 40B when a partner receives it in the same capacity in which he is a partner. इसका मतलब क्या है सर, देखो मान लो कि मैं पार्टनर हूं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, राहुल, रोहित और यश तीन लोग पार्टनर है। ठीक है, अब फर्म ने मेरी एचएफ से लोन लिया है, फर्म मेरी एचएफ को इंटरेस्ट पे कर रही है। अब एचएफ को पे करने जाएगी तो मैं ही सामने मिलूंगा घर पे। फर्म गई मेरे घर पे एचएफ को इंटरेस्ट पे करने, गेट नॉक की, कौन मिला, मैं, यश, मेरे को इंटरेस्ट दे दी, तुम्हारे एचएफ से लोन लिया था ना, उसका इंटरेस्ट रखो। ठीक है, अब जो फर्म ने मुझे इंटरेस्ट दी एचएफ का, वो 40B की लिमिट पर काउंट होगा क्या, नहीं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मान लो पार्टनर फर्म में कौन है, तीन लोग हैं, राहुल, रोहित और यश का एचयूएफ, तीन लोग पार्टनर हैं। ठीक है, अब सर अगर यश के एचयूएफ को अभी इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो 40B की लिमिट उस पर लगेगी। बट मान लो फर्म ने यश से लोन लिया है, इंडिविजुअल से, एचएफ से लोन नहीं लिए, यश से लोन लिए और यश को इंटरेस्ट दे रही है फर्म, तो क्या वो अभी लिमिट में काउंट होगी, नहीं। मतलब देखो सिंपल सी बात है, जिस कैपेसिटी में पार्टनर है, मान लो मैं इंडिविजुअल हूं, राहुल, रोहित, यश, ठीक है, अगर मुझसे फर्म ने लोन ली है, ठीक है, राइट, ओके, और मुझे फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है, मुझे फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है, तो सर 12% की लिमिट चेक करेंगे हम। बट सर किसी और का इंटरेस्ट मुझे अगर फर्म दे रही है ना, ठीक है, जो फर्म का पार्टनर नहीं है, ठीक है, तो वो 40B की लिमिट में काउंट नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, एंड ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ इंटरेस्ट पे एप्लीकेबल, रेम्युनरेशन पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, लॉसेस एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ फर्म कैन बी कैरी फॉरवर्ड बाय फर्म ओनली। ये सिर्फ फर्म ही कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। ऑन रिटायरमेंट डेथ ऑफ द पार्टनर, शेयर ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ डिसीज्ड और रिटायर्ड पार्टनर कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, इट कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर, कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस डिसीज या रिटायर्ड पार्टनर का हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते उसका शेयर। ठीक है, दो एक्सेप्शन है, इफ आफ्टर डेथ ऑफ पार्टनर हिज लीगल हेयर बिकम्स पार्टनर ऑफ फर्म, देन हिज शेयर विल बी कैरिड फॉरवर्ड बाय फर्म, एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ डिसीज रिटायर्ड पार्टनर कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। अब सिंपल सुनो, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 2 लाख है, 4 पार्टनर से A B C D, C एक्सपायर हो गया, तो अब सर इसका 50,000 हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हम कितना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 1.5 लाख ओनली। बट मान लो C की जगह छोटा C आ गया, तो अब हम 2 लाख पूरा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बात करते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की, तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बेटा 3 लाख पूरा ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इन केस पार्टनर डिसीज भी हो गया, रिटायर भी हो गया तो। क्यों, क्योंकि सर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में ऐसा कोई रूल नहीं है। Joint and several liability of partners. Every person who is partner of the firm at any time during the previous year shall be jointly and severally liable along with the firm for tax, penalty, etc. Even liability of partners of LLP is not limited for income tax purposes. ठीक है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सक्सेशन। सर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, वेयर ऑल द पार्टनर्स कंटिन्यू विद चेंज इन रिस्पेक्टिव PSR। सक्सेशन मतलब वेयर अ फर्म इज सक्सीडेड बाय अनदर फर्म, when at least one partner continues as partner after the retirement death of one or more persons. ठीक है,
सक्सेशन में क्या होता है सर, 2 रिटर्न्स आर फाइल फॉर 1 ईयर ऑफ सक्सेशन, 1 बाय प्रेडेसेसर एंड 1 बाय सक्सेसर। ठीक है, डन। यहाँ बेटा फर्म खत्म हो गया। अब फर्म का एक फट से क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, एक्स वाई एंड एच एफ ऑफ जेड रिप्रेजेंटेड बाय जेड आर पार्टनर्स विद इक्वल शेयर्स इन प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ फर्म। ठीक है, कौन कौन पार्टनर्स है, एक्स वाई और एच एफ ऑफ जेड। मेसर्स पॉपुलर सिनेविजन विच इज एंगेज्ड, ये फर्म है इनका नाम, विच इज एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ टीवी सीरियल्स एंड टेलीफिल्म्स। द अर्लियर पार्टनरशिप डीड डिड नॉट ऑथराइज पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड वॉज रिवाइज्ड बाय पार्टनर्स ऑन 1 June 2024 टू ऑथराइज पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन of 1 lakh per month to each working partner and simple interest at 15% per annum on partners capital। बेटा 12% अलाउड रहेगा, 15% अलाउड नहीं रहेगा। X, Y and Z are actively associated with the affairs of the firm. The profit and loss of the firm shows a net profit of 10 lakh after debiting or crediting the following items. Interest amounting to 5 lakh each was paid to partners on the balance heading to their capital accounts from 1 June 2024 to 31 March 2025। ठीक है सर, देखो ये 15 लाख हमने पे किया इंटरेस्ट, बट अलाउड कितना है, अलाउड सर 12% ही होता है। अगर 15 लाख 15% है तो 3% कितना होगा बेटा, 3 लाख रुपीज़, वो सर एड बैक हो जाएगा। अगर 15 लाख, अब देखो इधर 15 लाख 15% है तो 3% कितना होगा, 3 लाख, वो डिसला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ 12% अलाउड है, राइट। वेरी गुड। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स इंक्लूडिंग पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी 30 लाख रुपीज़, एड बैक कर दो। ठीक है, हम पूरा एड बैक कर देंगे। इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 2 lakh पेड टू जेड ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय हिम इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी एट 16% इंटरेस्ट। बेटा आप देखो जेड पार्टनर कैसे, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, मतलब एच एफ ऑफ जेड पार्टनर है, एच एफ ऑफ जेड। अब अगर लोन लिया है जेड से हमने, फर्म ने, और जेड को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो कितने भी परसेंट में करे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कितने परसेंट में भी करो कोई दिक्कत नहीं, डिसलाउंस नहीं होगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रॉयल्टी ऑफ 5 लाख पेड टू पार्टनर एक्स हु इज अ प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर फॉर यूज ऑफ हिज स्क्रिप्ट्स एज पर एग्रीमेंट बिटवीन द फर्म एंड एक्स, द सेम इज ऑथराइज बाय पार्टनरशिप डीड। बेटा रॉयल्टी, रेम्यूनरेशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, हम लोग एड बैक करते हैं, वो रेम्यूनरेशन का पार्ट ही बनता है। नोट 4 पढ़ो यहाँ पे, इट मे बी नोटेड दैट लिमिट्स स्पेसिफाइड अंडर 40B आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड टू वर्किंग पार्टनर। ठीक है, तो 5 लाख की रॉयल्टी भी जो है सर, उसको हमको लिमिट्स चेक करना पड़ेगा रेम्यूनरेशन की। ठीक है, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बच्चे गलती कर सकते हैं इसमें। टू सेपरेट हेयर ड्रेसर, टू सेपरेट पेमेंट ऑफ 18,000 and 15,000 made in cash on 1st Feb 25 to Altaf, a hairdresser, against bill for services rendered in January 25, and 2 payments of 19,000 and 10,000 made in cash। 10,000 चलता है बेटा, 18 + 15 + 19 कितना होगा, ये होगा 52,000। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे बेटा, डिसलाउ कर देंगे। ठीक है, अब सर अमाउंट ऑफ 6 लाख provided as gratuity for the year on the basis of actual valuation, gratuity actually paid to the one retired employee during the year is 1.5 lakh। देखो पीजीबीपी में सिर्फ एक्चुअल ग्रेचुटी पेड अलाउड होता है, जो प्रोविजन डिसलाउ होता है। ठीक है, तो हमको 6 लाख एड बैक करना है, 1.5 लाख अलाउ करना है, तो हम एक काम करें, हम 4.5 लाख एड बैक कर देते हैं, हम 4.5 लाख एड बैक कर देंगे प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। Interest of 1.12 lakh received on income tax refund under section 244(1)(a) in respect of AY 24-25। सर ये हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे यहाँ से और IFRS में टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये हमारा बुक प्रॉफिट आया। अब बुक प्रॉफिट में क्या करेंगे हम, फर्स्ट 6 लाख का 90%, 5.4 लाख, और बचे हुए अमाउंट का 60%, 2749,200। बेटा यहाँ पे ना 4432 लिखा है, इसका आंसर 4582 है, मतलब ये मिसप्रिंट है, आंसर यहाँ पे सही है, बस ये 4532 है, ध्यान रखना। ठीक है, वहाँ कर लेना, ठीक है आप लोग, 4582 है, सॉरी, है ना, तो 3289,200, राइट। ओके सर, ये हमारा रेम्यूनरेशन आया, डन, इतना अलाउबल है। हमने पे कितना किया सर, 1 लाख पर मंथ फ्रॉम जून किया ना हमने, 1 जून से 1 लाख पर मंथ टू 3 पार्टनर्स, तो 1 लाख पर मंथ जून से, अप्रैल में छोड़ दो, जून से 10 मंथ्स, तो 10 मंथ्स इंटू 1 लाख इंटू 3 पार्टनर्स,
30 लाख वो पे किया है बेटा, और 5 लाख की रॉयल्टी पे किया है, 35 लाख पे किया है। तुमको अलाउड कितना रहेगा? 32, 89, 200, वो माइनस कर देंगे तो बचेगा 1892, 800। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड सर IRS टैक्सेबल रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी आंसर बेटा आएगा आपका 2012, 800। यहाँ पे 2102, 200 लिखा है, मतलब मिसप्रिंट हो गया बेटा ये दोनों चीज़। ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप ठीक कर सकते हो। ठीक है। ओके। बेसिक मिसप्रिंट है, और इसका कोरिजेंडम मैं जल्दी रिलीज करने वाला हूँ क्वेश्चन बैंक का। जो बच्चे मेरे क्वेश्चन बैंक यूज़ कर रहे हैं, आई गिव यू कोरिजेंडम, तो दिक्कत की बात नहीं है, उसका वीडियो भी दे दूँगा कोरिजेंडम का, तो आपको डरने की बात नहीं है। ठीक है। डन। यस। तो बेटा यहाँ पे आपका सारा कुछ वेरियस यूनिटीज खत्म हो गया। सिर्फ AOPPI हमने नहीं किया बेटा, वो हम अगले एक वीडियो में कर लेंगे। ठीक है। ओके। तो आई होप बेटा आपको मतलब समझ में आया होगा और याद होगी चीज़ें। ठीक है। अगर रेट्स याद हो गए बिजनेस ट्रस्ट के, ठीक है, तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि याद हो गए सर। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, मुझे बताना कमेंट करके, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। एंड बस दैट्स इट। ठीक है। चलो, और बेटा आपके लिए बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। और क्या होता है बेटा, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, अगर बताते हो कैसा लगा, मतलब अच्छे कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, बस कैसा लगा बताओ। ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है। तो मैं और मोटिवेट होता हूँ बहुत सारा कंटेंट आपके लिए बनाने के लिए। ठीक है। तो बहुत सारा कंटेंट प्लान है, सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज़ अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करना। ठीक है। चलो, दैट्स इट। और बेटा अपन सब कर लेंगे, है ना, सब कर लेंगे, सब 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 कुछ कर लेंगे, कुछ भी सामने आ जाए। ठीक है। अच्छा, एक बात समझना कि स्ट्रेस क्यों आता है। हम लोग को पढ़ाई टाइम बहुत स्ट्रेस आता है ना, तो स्ट्रेस क्यों आता है सर? मैंने एक बात सुनी कहीं पे कि स्ट्रेस ना काम करने से नहीं आता, काम नहीं करने से आता है। मतलब अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, अगर आप नहीं पढ़ाई करोगे ना तो स्ट्रेस आएगा। तो जो भी स्ट्रेस आता है ना आपको, वो नहीं पढ़ने से आता है। तो प्लीज़ पढ़ाई करते रहो, तो स्ट्रेस नहीं आएगा आपको। ठीक है। ज़्यादा सोचो मत कि क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, बस पढ़ते रहो, प्रॉपर प्लानिंग रखो, विजन रखो और पढ़ते रहो, स्ट्रेस मत लो। ठीक है। डन। एंड बेटा मैंने एक और चीज़ सुनी थी कि जो भी मतलब जो लोग दुनिया में परेशान है ना बहुत ज़्यादा, वो कौन लोग हैं पता है? जो बहुत एम्बिशियस है और बहुत लेज़ी है। सुन रहे हो? जो एम्बिशियस है और लेज़ी है, मतलब एम्बिशियस है मतलब आपको काम करना है, कुछ एकदम करने की इच्छा है, बट लेज़ी हो, कर नहीं रहे हो, तो आप परेशान रहोगे। आपको लगेगा यार मैं तो कर सकता हूँ, यार मैं तो कर सकता हूँ, पर कर नहीं रहा हूँ यार, जबकि मैं बना हूँ इस चीज़ के लिए, मैं इजली कर लूँगा, पर मैं कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं आलसी हूँ, लेज़ी हूँ। तो या तो एम्बिशियस मत रहो, अगर लेज़ी रहना है तो एम्बिशियस मत रहो, फिर एक्सेप्ट करो भाई ज़िंदगी अपने को नॉर्मल काटनी है एकदम। बट अगर आप एम्बिशियस हो, आपको जीवन में कुछ उखाड़ने का है ना, जीवन में कुछ उखाड़ना है ना आपको, तो फिर लेज़ी रहने से काम नहीं चलेगा बेटा। ठीक है। और लेज़ीनेस दूर करने का सबसे सही तरीका क्या है पता है? काम करना स्टार्ट कर दो बिना कुछ सोचे, अभी से, इस मोमेंट से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, अभी इसी मोमेंट से। राइट। ठीक है बेटा। चलो, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे बताना कि हमने बहुत इफेक्टिव रिवीजन किया बहुत कम टाइम में, 1.5 घंटे में, माइंड ब्लोइंग, सुपर। ठीक है। बाय।